Hello everyone, we are going to start our class 10th history chapter 3, the making of a global world. So this is part 1 of this chapter, the pre-modern world. तो देखो जब भी हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं ना तो हमारा मतलब एक आर्थिक व्यवस्था से होता है जो कि लगभग लास्ट के 50 सालों में ही आई है। लेकिन हम इस चैप्टर में हम देखेंगे कि ये जो ग्लोबल वर्ल्ड जो अब बना है ना, इसकी एक काफी अच्छी हिस्ट्री रही है। ट्रेड, माइग्रेशन या फिर लोग घूमते थे वर्क की तलाश में, कैपिटल मतलब पैसों की तलाश में भी घूमते थे और अलग अलग कारण से लोग घूमते थे। तो ये ग्लोबल वर्ल्ड जो बना इसकी हिस्ट्री रही है, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। जब भी आज जो ग्लोबल इंटरकनेक्टेडनेस है, जैसे मतलब अमेरिका, यूरोप सब जुड़े हुए से है, तो ये अपने को दिखते हैं कि भाई ग्लोबल इंटरकनेक्टेडनेस आजकल बहुत ज्यादा विजिबल है। तो अपने को समझना पड़ेगा कि ये जो दुनिया है ना, जैसी आज दिख रही है, किन किन फेजेस से ये गुजर के आज ऐसी बनी है। तो पूरी हिस्ट्री में ही देखो, ह्यूमन सोसाइटीज जो है ना वो एक दूसरे के साथ लिंक होने लग गई है, इंटरलिंक्ड होने लग गई है एंशियंट टाइम से ही। ट्रैवलर्स, ट्रेडर्स, पुजारी लोग, पीस्ट या फिर तीर्थयात्री, पिलग्रिम्स, काफी वास्ट डिस्टेंसेस नॉलेज के लिए या फिर अपॉर्चुनिटी के लिए या फिर धार्मिक रीजन से, स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट के लिए घूमते ही रहते थे। कभी कभी परसिक्यूशन मतलब जीवन बचाने के लिए भी घूमते थे। साथ ही साथ वो घूमते थे तो सामान भी रखते थे, सामान भी कैरी करते थे, मनीज, वैल्यूज, स्किल्स, आइडियाज, इन्वेंशंस, और कभी कभी तो जर्म्स और डिजीज भी अपने साथ कैरी करके ले जाते थे। तो देखो 3000 बिफोर क्राइस्ट एरा से ही हम देखते हैं कि एक एक्टिव कोस्टल ट्रेड ना इंडस वैली सिविलाइजेशन को आज के प्रेजेंट डे वेस्ट एशिया से लिंक करती रही है। और लगभग एक मिलेनिया से भी ज्यादा मतलब 1000 साल के समय से भी पहले का हम देखते आ रहे हैं इतिहास में कि कौरीज, कोड़ी जो होती है ना, सी शेल्स, जो करेंसी की तरह यूज होते थे, वो मालदीव से लेकर चाइना और ईस्ट अफ्रीका तक फैले हैं। तो देखो लॉन्ग डिस्टेंस स्प्रेड भी रहा है डिजीज कैरिंग जर्म्स का, इसको भी हम देख सकते हैं। 7th सेंचुरी से ही ऐसे एविडेंसेस मिलते हैं कि डिजीज कैरिंग जर्म्स फैलने लगे थे। 13th सेंचुरी से और भी ज्यादा इनएविटेबल हो जाते हैं, मतलब दिखने लगते हैं। सिल्क रूट्स लिंक द वर्ल्ड। तो देखो सिल्क रूट क्या होते हैं। सिल्क रूट ना प्री मॉडर्न ट्रेड जो हो रही है अच्छी सी, या फिर कल्चरल लिंक्स जो बन रहे हैं अलग अलग पार्ट के वर्ल्ड के पार्ट्स में, इसका एक अच्छा एग्जांपल है। सिल्क रूट्स देखो, ये एक जो वेस्ट का जो चाइनीज सिल्क कार्गो, वेस्ट की तरफ जाता हुआ चाइनीज सिल्क कार्गो है ना इस रूट के थ्रू, उसकी इंपॉर्टेंस को भी दिखाता है। ये वो रूट्स है, मतलब मेजरली इनका फोकस इस पे था, चाइनीज सिल्क के ऊपर। तो सिल्क ट्रेवल करता था, सिल्क की ट्रेड होती थी इन रूट से, तो इसीलिए इनको नाम भी सिल्क रूट सा दे दिया गया है। मतलब ये इसकी इंपॉर्टेंस की तरफ दिखाता है। हिस्टोरियंस ने कई सिल्क रूट्स ढूंढ लिए हैं, लैंड और सी के, लैंड से भी होते हुए सिल्क रूट्स भी मिले हैं, सी के भी सिल्क रूट्स मिले हैं, जो कि एशिया के कई रीजन से पास होते हैं। एशिया को यूरोप से जोड़ते हैं, नॉर्थन अफ्रीका से जोड़ते हैं। और देखो ये ना क्रिश्चियन एरा से पहले से है, क्रिश्चियन एरा नहीं आया था उससे भी पहले से सिल्क रूट्स है। और 15 सेंचुरी तक भी बहुत सारे सिल्क रूट्स थे। तो लेकिन चाइनीज पोट्री जो है ना, चाइनीज सिल्क तो इस रूट पे ट्रेड होती थी, चाइनीज पोट्री भी इसी रूट से जाती थी, मतलब घड़े वगैरह, टेक्सटाइल और स्पाइसेस जो इंडिया से होते थे या साउथ ईस्ट एशिया से होते थे, वो भी इसी रूट से ट्रेड किए जाते थे। अब रिटर्न में क्या आता था, रिटर्न में गोल्ड या सिल्वर आ जाता था, जो कि यूरोप से एशिया की तरफ आता था। मतलब ट्रेड इस तरह से चलती थी। और ये जो ट्रेड और कल्चरल एक्सचेंज है ना, ये चलता ही रहता था। पहले के जो क्रिश्चियन मिशनरीज होते थे वो भी इस रूट से एशिया में आए थे। मुस्लिम प्रीचर्स भी कुछ सेंचुरीज पहले ही इस तरह से ही आए थे। और इससे भी पहले बुद्धिज्म, जो कि ईस्टर्न इंडिया में उपजा था ना, ईस्टर्न इंडिया में जो ये धर्म पैदा हुआ था बुद्धिज्म, ये भी कई डायरेक्शंस में जो सिल्क रूट के इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स है, मतलब सिल्क रूट की शाखाओं से काफी फैला है बुद्धिज्म भी। फूड ट्रेवल्स, स्पेगेटी एंड पोटैटो। तो देखो लॉन्ग डिस्टेंस कल्चरल एक्सचेंज है ना, उसके अच्छा एग्जांपल फूड से भी मिल जाता है। ट्रेडर्स या ट्रैवलर्स जो होते हैं ना, ये अलग अलग जगह पर जाते हैं तो वहां पर नई क्रॉप्स इंट्रोड्यूस कर देते हैं। जब आज का रेडी फूड स्टफ मिलता है ना दुनिया के अलग अलग पार्ट्स में, इनके भी कॉमन ओरिजिन हो सकते हैं। एग्जांपल बता रहे हैं स्पेगेटी और पोटैटो का। ऐसा माना जाता है कि नूडल्स जो कि चाइना से वेस्ट की तरफ ट्रेवल करे थे, वही स्पेगेटी बन गए। और हो सकता है कि अरब ट्रेडर्स जो है ना, ये 5th सेंचुरी सिसिली में पास्ता ले गए थे। सिसिली क्या है, इटली में एक आइलैंड है आज। इसी तरह से जो दूसरे फूड इंडिया और जापान में कॉमन है ना, तो उनके भी जो ओरिजिन्स है ना, उनका ट्रुथ तो पता नहीं है, लेकिन हो सकता है कि कुछ कॉमन हो। तो इस तरह का गैस वर्क जो है ना, ये पॉसिबिलिटी लॉन्ग डिस्टेंस कल्चरल कंटेक्ट की बताता है प्री मॉडर्न वर्ल्ड में। हमारे जो काफी कॉमन फूड्स है, जैसे कि पोटैटो, आलू हो गए, सोया, ग्राउंड नट्स, मेज, टोमेटोज, मिर्चियाँ, चिलीज, शकरकंदी, स्वीट पोटैटोज, ये सब ना आज से 500 साल पहले, मतलब 5 सेंचुरीज पहले ये फूड्स हमारे एंसेस्टर्स ने नहीं खाए, मतलब बाद में आए हैं ये इंडिया में। ये फूड्स जो है ना, ये तब इंट्रोड्यूस किए गए जब ये फूड्स यूरोप में और एशिया में इंट्रोड्यूस कब किए गए, जब क्रिस्टोफर कोलंबस ना एक्सीडेंटली उन्होंने अमेरिकाज ढूंढ दिया था। अब अमेरिका क्या है, देखो जो आज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है उसकी बात नहीं कर रहे हम। अब यहाँ पे हम अमेरिका शब्द का यूज नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और कैरिबियन,
ये तीनों को दिखाने के लिए कर रहे हैं। तो जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका का जो बड़ा सारा कॉन्टिनेंट है उसको एक्सीडेंटली ढूंढ दिया ना, तो वहां पर थी ये फसलें, ये फूड्स। तो उसके थ्रू ये एशिया और यूरोप में आए ये फूड्स। अब देखो जो हमारे कॉमन फूड्स है उस वो ना वास्तव में अमेरिका के जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स है, अमेरिकन इंडियंस, इनके थ्रू आई है। कभी कभी देखो जो नए क्रॉप्स होते हैं ना, ये लाइफ और डेथ के बीच का डिफरेंस तक बना देते हैं। जैसे देखो यूरोप का जो पुअर था वो अब ये नए फूड्स के आने के कारण अच्छा खाने लग गया था और अब वो लंबा जीता था, क्योंकि पोटैटो उनको काफी सूट कर रहे थे। आयरलैंड का जो पुअरेस्ट पीजेंट था ना, वो पोटैटोस पर इतना ज्यादा डिपेंडेंट थे पीजेंट लोग, कि जब डिजीज के कारण पोटैटो की क्रॉप मिड 1840s में खराब हो गई थी ना, तो हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स मतलब कई सारे लोग स्टारवेशन से भूख के कारण मर गए थे। कॉन्क्वेस्ट, डिजीज एंड ट्रेड। तो देखो प्री मॉडर्न वर्ल्ड ना 16वीं सेंचुरी में काफी सिकुड़ सा गया था जब यूरोपियन सेलर्स ने ना सी रूट ढूंढ लिया था एशिया के लिए, और सक्सेसफुली वो वेस्टर्न ओशन को क्रॉस करके भी अमेरिका पहुंच गए थे। कारण क्या है देखो, कई सेंचुरीज पहले ना इंडियन ओशन जो था उधर बहुत ज्यादा भारी ट्रेड चलती रहती थी, गुड्स, पीपल, नॉलेज, कस्टम, मतलब ये सब चीजें भी इंडियन ओशन से ही होती रहती थी। ये सब फैलते रहते थे, सामान की भी ट्रेड होती थी, लोग भी घूमते रहते थे, नॉलेज मतलब स्टूडेंट्स या फिर किसी भी तरह से नॉलेज का भी ट्रांसफर इंडियन ओशन के थ्रू होता था, रीति रिवाज भी होते थे। तो सब इंडियन ओशन में इतनी ट्रेड होती थी, तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो था ना वो इस सब चीज का सेंट्रल था, इन सब फ्लोस का सेंटर पॉइंट बना हुआ था। तो ये इन नेटवर्क्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल पॉइंट था। तो देखो जब यूरोपियंस की एंट्री हुई तो ये सब रूट्स जो है ना ये यूरोप की तरफ हो गए, इंडियन ओशन से हटके यूरोप बन गया था अब सेंटर। तो इसकी डिस्कवरी से पहले मतलब अमेरिका की डिस्कवरी से पहले अमेरिका ना वर्ल्ड से थोड़ा कटा हुआ था, लगभग मिलियंस ऑफ ईयर्स के लिए वर्ल्ड से कटा हुआ था। लेकिन 16वीं सेंचुरी से ही इसके वॉस्टलैंड्स देखो क्रिस्टोफर कोलंबस ने ढूंढ दिया था, तो इसका जो जगह थी और ये जो यहाँ पर अच्छी अच्छी क्रॉप्स और मिनरल्स थी, अब इनके कारण पूरे विश्व की मतलब हर जगह पर ट्रेड और लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आने लगी थी। जो प्रेशियस मेटल्स होते थे, वैल्यूएबल मेटल्स जो होते थे जैसे कि सिल्वर हो गए, तो ये ना जो आज के दिन में पेरू या मेक्सिको हो गया इधर की माइन से निकलते थे। तो इसके कारण यूरोप की वेल्थ भी बढ़ी, क्योंकि यही ट्रेवल करते थे, यही ट्रेड करते थे। और यूरोप की इससे वेल्थ बढ़ी तो वो एशिया के साथ ट्रेड करते थे ना, यही इसको फाइनेंस करता था। मतलब ये यूरोप जो ट्रेड करता था ना एशिया के साथ, तो पेरू और मेक्सिको से लाया हुआ सिल्वर में ही वो ट्रेड कर लेते थे। तो लेजेंड्स जो है ना, मतलब जैसे महाभारत भी एक लेजेंड है, ये भी 17वीं सेंचुरी यूरोप में फैल गए थे कि साउथ अमेरिका में बहुत ज्यादा पैसा है, इस तरह के लेजेंड्स फैल गए थे। तो काफी एक्सपेडिशंस जो है ना, एल डोराडो बहुत फेमस शहर था गोल्ड के लिए, उसके लिए लोग निकल गए थे। ऐसी कहानियां थी कि एल डोराडो में बहुत ज्यादा गोल्ड है, तो उधर के लिए भी निकल गए थे। तो पोर्चुगीज और स्पेनिश जो है ना, इनका जो कंकेस्ट रहा है, मतलब इनका जो थोड़ी सी भिड़ंत रही है कि अमेरिका को कॉलोनाइज करना है, तो ये भी मिड 16 सेंचुरी में बहुत हो रहा था। यूरोपियन कंटेस्ट जो रही है ना, वो सिर्फ एक सुपीरियर फायर पावर था ना यूरोप की, इनके पास तोप वगैरह थी, इसके कारण ही नहीं थी। बल्कि वास्तव में जो स्पेनिश कॉन्करर्स थे, इन्होंने बहुत पावरफुल वेपन यूज किया, जो कि वास्तव में कन्वेंशनल मिलिट्री वेपन नहीं था। ऐसा नहीं कि कोई गन या तोप यूज कर दी। क्या यूज किया इन्होंने? जर्म्स यूज करे, जैसे कि स्मॉल पॉक्स हो गए, चेचक, जो कि एक पर्सन पे कैरी करते थे, मतलब एक व्यक्ति को चेचक है तो वो सब में फैला देगा। तो क्योंकि देखो अमेरिका के लोग काफी लंबे समय से दुनिया से कटे हुए थे, तो अमेरिका के जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स होते थे ना, इनके पास कोई भी इम्यूनिटी नहीं थी उन डिजीजेस के खिलाफ जो कि यूरोप से आते थे। तो स्मॉल पॉक्स एक डेडली किलर इनके लिए साबित हुआ। जब एक बार स्मॉल पॉक्स अमेरिका में पहुंचा यूरोप के थ्रू, तो ये पूरे कॉन्टिनेंट में फैल गया और बहुत दिक्कत होने लगी थी वहां पे। यूरोपियंस आए ना, उससे पहले ही ये मतलब अमेरिका में फैलने लग गया था और वहां पे लोगों को मारने लग गया था, और पूरी की पूरी कम्युनिटीज इसने मार दी थी। तो कॉन्केस्ट के लिए मतलब स्पेनिश लोगों के लिए जीतना बहुत ज्यादा इजी हो गया था। मतलब यूरोप सिर्फ जर्म पहुंचा देता था खुद के आने से पहले ही, वहां पे वो पहुंचे उससे पहले तो वहां के लोग मर जाते थे। अब गन्स को देखो खरीद सकते हैं या फिर कैप्चर भी कर सकते हैं और इन्वेडर्स के खिलाफ यूज भी कर सकते हैं, लेकिन डिजीजेस जैसे कि स्मॉल पॉक्स हो गए तो इसके खिलाफ कैसे लड़ सकते हैं? वैसे भी जो कॉन्करर्स है मतलब यूरोपियंस है, वो तो इससे इम्यून भी है। तो 19th सेंचुरी तक ना पॉवर्टी और हंगर है वो तो यूरोप में बहुत ज्यादा कॉमन था। सिटीज भरे पड़े थे, डेडली डिजीजेस फैले हुए थे, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स भी बहुत होती थी। रिलीजियस डिसेंटर्स जो होते थे, मतलब कि जो मना कर दे कि हम स्टैब्लिश्ड बिलीफ्स के प्रैक्टिसेस को नहीं मानने वाले, तो इन लोगों को मार दिया जाता था। तो इसी कारण से हजारों लोग यूरोप से अमेरिका की तरफ चले गए। और इधर भी देखो 18 सेंचुरी तक ना, 18 सेंचुरी तक जो स्लेव्स होते थे ना, जिनको अफ्रीका में कैप्चर किया हुआ था, तो वो प्लांटेशंस में काम करते थे और कॉटन और शुगर यूरोपियन मार्केट्स के लिए वो उगाते थे।
तो 18th सेंचुरी तक ना चाइना और इंडिया जो थे वो वर्ल्ड के रिचेस्ट कंट्रीज में से एक थे, और एशियन ट्रेड में वो बहुत ज्यादा उनकी बहुत ज्यादा वैल्यू भी थी, प्री एमिनेंट थे, बहुत ज्यादा स्टेब्लिश थे। लेकिन फिर भी देखो 15 सेंचुरी से ना कहा जाता है कि चाइना जो है ना उसने ओवरसीज कांटेक्ट बंद कर दिए थे, मतलब अब समुद्री व्यापार थोड़ा सा कम कर दिया था और आइसोलेशन में रहने लग गया था। तो चाइना का जो ये रोल घटा था, तो इसके कारण अमेरिका को इंपॉर्टेंस ज्यादा मिलने लगी, अमेरिका की इंपॉर्टेंस बढ़ने लगी। तो वर्ल्ड का ना ट्रेड का सेंटर थोड़ा सा चेंज हो गया वेस्ट की तरफ, और यूरोप जो है अब वो सेंटर बन के आया है वर्ल्ड ट्रेड का। तो इसी के साथ हम ये वाला पार्ट खत्म करते हैं। थैंक यू। Hello everyone, this is part 2 of class 10th history chapter 3, the making of a global world, the 19th century। तो देखो 19th सेंचुरी में ना वर्ल्ड बहुत ज्यादा चेंज हुआ है, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल या फिर टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, जो भी फैक्टर्स रहे उनके कारण ना सोसाइटीज बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्म हुई है और एक्सटर्नल रिलेशंस भी चेंज हुए हैं, उनको एक नई शेप मिली है। इकोनॉमिक्स तीन तरह की मूवमेंट्स बताते हैं इंटरनेशनल इकोनॉमिक एक्सचेंजेस में, मूवमेंट्स कह सकते हो या फ्लोज भी कह सकते हो। पहला क्या है, फर्स्ट इज फ्लो ऑफ ट्रेड, मतलब पहला फ्लो है ट्रेड का। तो ट्रेड मतलब कि जैसे 19th सेंचुरी में ना गुड्स, जैसे कि गुड्स मतलब सामान हो गया, व्हीट या क्लोथ जैसे सामान ना बहुत ज्यादा इनकी ट्रेड होती थी। तो पहला फ्लो वो हो गया। सेकंड है फ्लो ऑफ लेबर, जो माइग्रेशन करते थे ना लोग एम्प्लॉयमेंट के, मतलब काम की सर्च में जो लोग माइग्रेट करते थे वो हो गया फ्लो ऑफ लेबर। और थर्ड क्या है, कैपिटल का फ्लो। या कैपिटल का फ्लो किस लिए होगा, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स करने और बड़े लॉन्ग डिस्टेंसेस में। तो इस तरह से कैपिटल का फ्लो, पैसे का फ्लो। तो ये जो तीन फ्लोज है ना ये आपस में बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं और लोगों की लाइफ को ना इन्होंने बहुत ज्यादा अफेक्ट किया है। और ये जो इंटरकनेक्शंस होती है, मतलब ये फ्लोज जुड़े हुए हैं, लेकिन कभी कभी ये इंटरकनेक्शंस टूट भी सकती है। जैसे कभी कभी क्या होता है, गुड्स या कैपिटल का फ्लो इजी होता है लेकिन लेबर का फ्लो मुश्किल भी हो जाता है। तो ये इस तरह से फ्लॉज का थोड़ा सा रिलेशन बना रहता है। तो 19th सेंचुरी की जो वर्ल्ड इकोनॉमी है ना, अगर इन तीन फ्लॉज को अगर हम ढंग से पढ़े तो अपने को काफी कुछ समझ आ जाता है। अ वर्ल्ड इकोनॉमी टेक्स शेप। तो देखो इंडस्ट्रियल यूरोप में ना 19th सेंचुरी में फूड प्रोडक्शन और कंजम्पशन में बहुत चेंज आ रहा था। अब उसके बारे में देखते हैं। ट्रेडिशनली जो भी कंट्रीज होते थे यूरोप के, मतलब कंट्रीज कहीं के भी हो, वो फूड के मामले में सेल्फ सफिशिएंट होना चाहते थे कि हम अपना फूड खुद ही उगा लें। लेकिन 19th सेंचुरी ब्रिटेन में क्या हुआ, सेल्फ सफिशिएंसी फूड में, मतलब कि फूड में सेल्फ सफिशिएंसी का मतलब था कि हम लिविंग स्टैंडर्ड्स को कम कर रहे हैं और सोशल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा रहे हैं। लेकिन इसका कारण क्या था 19th सेंचुरी ब्रिटेन में ऐसी सोच का? तो देखो पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो लेट 18th सेंचुरी से होने लग गई थी, तो इसके कारण ना फूड ग्रेन्स की जो डिमांड थी ब्रिटेन में वो बढ़ गई। तो देखो अर्बन सेंटर्स जो होते थे वो एक्सपैंड किए, इंडस्ट्री भी उधर बढ़ी, तो वहां पर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की डिमांड भी बढ़ी। तो इसके कारण फूड ग्रेन के प्राइसेस भी बढ़े थे। तो जो जमींदार ग्रुप होता था ना, तो गवर्नमेंट ने उनके प्रेशर में आके कॉर्न का इंपोर्ट बैन कर रखा था, रेस्ट्रिक्ट कर रखा था। तो ये जो लॉज होते थे ना जो कि गवर्नमेंट को ऐसा करने देते थे, इनको कहते थे कॉर्न लॉज। कॉर्न लॉज। तो देखो इनके कारण फूड के प्राइसेस बढ़ रहे थे, तो इंडस्ट्रियलिस्ट या फिर अर्बन एरियाज में जो रहने वाले लोग थे ना वो चाहते थे कि ये अर्बन लॉज हट जाए। तो इनके कारण ये लॉज हट भी गई। तो जब कॉर्न लॉज हटे ना, तो अब फूड को ब्रिटेन में चीपली, मतलब और सस्ता इंपोर्ट किया जा सकता है। अब कंट्री में कॉर्न को उगाना या फिर फूड को उगाना महंगा पड़ेगा, लेकिन इनको इंपोर्ट करना सस्ता पड़ रहा है। तो ब्रिटिश एग्रीकल्चर जो है ना ये इंपोर्ट से डील नहीं कर पाई, क्योंकि अब इंपोर्ट आ रहा था वो सस्ता पड़ रहा था। तो ब्रिटेन का क्या हुआ देखो सीन, जो एरिया था ना इनका लैंड बहुत ज्यादा, वो अब अनकल्टिवेटेड रहने लग गया। और हजारों मैन वुमेन जो है इनको काम नहीं मिला, अब काम से निकाल दिया गया। तो वो लोग कहाँ गए, वो सिटीज की तरफ गए या फिर ओवरसीज माइग्रेट कर गए काम की सर्च में। तो देखो जब फूड के प्राइसेस कम हो गए तो क्या हुआ, ब्रिटेन में कंजम्पशन बढ़ गई। फूड के प्राइसेस कम होने से ब्रिटेन में कंजम्पशन बढ़ गई। तो मिड 19th सेंचुरी से जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रही थी ना ब्रिटेन में, इसके कारण लोगों की इनकम भी बढ़ी, तो इसीलिए फूड इंपोर्ट्स भी बढ़े। तो वर्ल्ड में जैसे कि एरियाज हो गई ईस्टर्न यूरोप, रशिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, तो इधर लैंड्स को ना क्लियर किया गया और फूड प्रोडक्शन को एक्सपेंड किया गया ताकि ब्रिटिश डिमांड को मीट कर सके। मतलब कि ब्रिटेन के लिए इन लोगों ने खाना उगाया था और इनको भी फायदा हो रहा था इंपोर्ट करके। तो देखो फिर भी देखो सिर्फ ना लैंड्स को क्लियर करना एग्रीकल्चर के लिए काफी नहीं होता, काफी और भी काम करना पड़ता है। जैसे कि रेलवे की भी जरूरत होती है ताकि एग्रीकल्चरल रीजन्स को पोर्ट से लिंक कर सके। नए हार्बर्स भी बनाने पड़े थे और जो पुराने हार्बर्स थे उनको भी एक्सपेंड करना पड़ा था ताकि जो नया कार्गो है उसको शिप कर सके। अब लोगों को देखो बसाना भी जरूरी था ताकि जो लैंड है उसको कल्टीवेशन में लाया जा सके। तो इसके लिए देखो होम्स या सेटलमेंट्स भी बिल्ड करनी थी। अब ये सब काम करने हैं तो कैपिटल तो लगेगा, लेबर भी लगेगा। तो कैपिटल जो कि फाइनेंशियल सेंटर्स होते थे ना, जैसे कि लंदन वगैरह हो गया, इधर से मिल जाती थी, इधर से आती थी। और जो लेबर की डिमांड्स थी, तो जिन एरिया में देखो लेबर की शॉर्ट सप्लाई थी, जैसे कि अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया हो गया,
तो इधर ज्यादा माइग्रेशन होने लग गया, क्योंकि लेबर की इधर डिमांड थी तो लेबर इधर जाने लग गई। तो देखो नियरली 50 मिलियन मतलब कि 5 करोड़ लोग यूरोप से अमेरिका माइग्रेट कर गए थे और ऑस्ट्रेलिया माइग्रेट कर गए थे 19th सेंचुरी में। और पूरे वर्ल्ड की बात करें तो लगभग 150 मिलियन लोग एस्टिमेट किया जाता है कि इन्होंने अपना घर छोड़ दिया, ओशंस को क्रॉस किया है, फिर वास्ट डिस्टेंसेस लैंड के भी चले ताकि एक अच्छा फ्यूचर इनको मिल सके इन सब चाहत में। तो देखो इसीलिए 1890 तक ना एक ग्लोबल एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है ना, इसने एक शेप सी ले ली थी और मतलब बढ़ती जा रही थी। और कॉम्प्लेक्स चेंजेस भी आ रहे थे लेबर मूवमेंट पैटर्न्स में कि लेबर कभी कहीं जाती है कभी कहीं जाती है, कैपिटल किसी तरह से फ्लो करता है, इकोलॉजी और टेक्नोलॉजी इन सभी में चेंजेस आ रहे थे। अब ना फूड जो है वो एक नजदीक के विलेज या टाउन से नहीं आता, बल्कि अब हजारों मील दूर से आता है। और ना तो इसको देखो कोई भी पीजेंट जो कि अपने लैंड को खेती कर रहा है उस पे, उससे नहीं आता, बल्कि एक एग्रीकल्चरल वर्कर उगाता है उसको, जो कि शायद एक जो कि मतलब देखो एक बड़ा फॉरेस्ट था पहले, इस तरह के एरिया पे अब एक फार्म बन चुका है और उधर एक एग्रीकल्चरल वर्कर काम करता है। ऐसी जगह से फूड आ रहा है, तो अब इसको ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है रेलवे के थ्रू। रेलवे वैसे बनी भी इसी पर्पज के लिए थी, और शिप्स के थ्रू भी ट्रांसफर किया जा रहा है। अब इन शिप्स के लिए देखो, शिप्स को कौन चलाते थे? शिप्स के लिए ना लो पेड वर्कर्स आते थे साउथर्न यूरोप, एशिया, अफ्रीका या कैरिबियन से। अब देखो ये जो ड्रामेटिक चेंजेस आए हैं ना, हालांकि छोटे स्केल पर ही देख सकते हैं, लेकिन वेस्ट पंजाब में भी देखने को मिलते हैं। इधर जो ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट थी ना, उन्होंने इरिगेशन कैनाल्स का एक नेटवर्क सा बना दिया था ताकि ना जो सेमी डेजर्ट वेस्ट है उसको फर्टाइल एग्रीकल्चरल लैंड में, मतलब जो रेगिस्तानी एरिया है ना, उसको एग्रीकल्चरल लैंड में ट्रांसफॉर्म कर सके। तो वहां पे ताकि वीट और कॉटन उगाया जा सके एक्सपोर्ट करने के लिए, इरिगेशन कैनाल्स मतलब नहर वगैरह। तो कैनाल कॉलोनीज जो है ना, ये भी बनाई गई। कैनाल कॉलोनीज ना, इन एरियाज को कैनाल कॉलोनीज इसलिए कहा जाता है क्योंकि अ, ये जो एरियाज है ना, इनको नए कैनाल्स के द्वारा इरिगेट किया जाता है। तो ये बनाई गई और इधर पीजेंट्स को सेटल करवाया गया जो कि पंजाब के दूसरे पार्ट से लाए जाते थे। तो इस तरह से वेस्ट पंजाब में भी चेंज आया। तो फूड तो ना एक चेंज का एग्जाम्पल है। सिमिलर सी स्टोरी कॉटन के लिए भी है। तो इसकी भी कल्टीवेशन वर्ल्ड वाइड बढ़ी थी क्योंकि ब्रिटिश टेक्सटाइल मिल्स को जरूरत भी थी। अब रबड़ की भी बात यही है। तो देखो रबड़ की भी यही बात है वैसे तो ना जो कुछ कमोडिटीज होती थी, तो उधर ना रीजनल स्पेशलाइजेशन इतनी जल्दी बढ़ने लगी, मतलब किसी एक एरिया में कोई एक कमोडिटी ज्यादा है तो उधर के लोग इतने स्पेशलाइज्ड हो गए, टेक्नोलॉजी आ गई, उधर ज्यादा प्रोडक्शन होने लग गई, ये मतलब है इस बात का। तो इस तरह से रीजनल स्पेशलाइजेशन कुछ कमोडिटीज की प्रोडक्शन में बढ़ने लगी कि 1820 से 1914 तक ना एस्टिमेट किया जाता है कि वर्ल्ड ट्रेड जो है ना, ये 25 टू 40 टाइम्स बढ़ी है, इतनी ज्यादा इंक्रीज आया है। और लगभग 60% ये जो ट्रेड है ना, इसमें प्राइमरी प्रोडक्ट्स ही होते थे, मतलब कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जैसे कि वीट या कॉटन हो गई या फिर मिनरल्स हो गए जैसे कि कोल। तो इसी के साथ हम चैप्टर का ये वाला पार्ट खत्म करते हैं। चैप्टर के आगे का हिस्सा हम सब्सिक्वेंट पार्ट्स में करेंगे। थैंक यू। Hello everyone, this is part 3 of class 10th NCERT History Chapter 3, The Making of a Global World, Role of Technology। तो देखो अब हम टेक्नोलॉजी का रोल समझने वाले हैं। जितनी भी चीजें थी जैसे कि रेलवेज हो गई, स्टीम शिप्स हो गई, टेलीग्राफ हो गई, ये सब ना इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस थे जिसके कारण ना 19th सेंचुरी की दुनिया में काफी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। लेकिन जो ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स होती है ना, ये एक अच्छे खासे सोशल पॉलिटिकल या इकोनॉमिक फैक्टर पे डिपेंड करती है। एग्जाम्पल के तौर पे ले लो जो कोलोनियलाइजेशन, ये एक ऐसा फैक्टर बना जिसके कारण ना इन्वेस्टमेंट होने लगी, ट्रांसपोर्ट में इंप्रूवमेंट होने लगी, फास्टर रेलवेज आई, हल्के वैगन्स होने लग गए थे, लाइटर वैगन्स, और बड़ी बड़ी शिप्स होने लग गई थी ना। तो इसके कारण देखो फूड जो है वो इजिली, चीपली, मतलब कम रेट्स में, कम प्राइस में फूड की मूवमेंट करा सकते हैं। तो वो बहुत दूर दूर जो फार्म्स होते थे ना, उससे मार्केट तक क्विकली पहुंच जाता था फूड, क्योंकि ट्रांसपोर्ट में अच्छी इन्वेस्टमेंट हुई और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज मिली। तो देखो जो ट्रेड थी ना मीट में, तो ये एक अच्छा एग्जांपल है ये कनेक्टेड प्रोसेस समझने के लिए। देखो 1870s तक ना अमेरिका से यूरोप तक ना एनिमल्स को जिंदा, लिविंग एनिमल्स को ही शिप करते थे, और फिर उसको जब वो यूरोप पहुंच जाते थे ना, तब उनको स्लॉटर किया जाता था, मतलब काटा जाता था। लेकिन देखो लाइव एनिमल्स को जो शिप करते थे ना, तो ये शिप में बहुत ज्यादा जगह लेते थे, और कई तो सफर में ही मर जाते थे, कभी बीमार हो जाते थे जानवर, अपना वेट लॉस कर देते थे, या फिर खाने के लिए अनफिट हो जाते थे। तो मीट ना एक तरह से एक्सपेंसिव लग्जरी बन गया था, और यूरोपियन पुअर जो होते हैं ना, उनकी रीच से बाहर ही था। तो हाई प्राइसेस थे, इसके कारण इसकी डिमांड और प्रोडक्शन कम ही रही थी जब तक नई टेक्नोलॉजी नहीं आई। नई टेक्नोलॉजी आ गई रेफ्रिजरेटेड शिप्स की, तो अब देखो, अब इससे ना पेरिशेबल फूड्स को, मतलब खाद्य जो भी खाना होता है ना, उसको लंबे डिस्टेंसेस तक लेके जा सकते हैं रेफ्रिजरेटेड शिप्स के हेल्प से। अब एनिमल्स को जो उनका स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना,
फूड की डिमांड के लिए उधर ही स्लॉटर कर सकते थे। मतलब अब उधर ही स्लॉटर किया, जैसे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में स्लॉटर कर दिया और फिर उनको यूरोप में फ्रोजन मीट की तरह ट्रांसपोर्ट करते थे। तो इसके कारण देखो शिपिंग कॉस्ट भी कम हो जाती थी और इससे यूरोप में ना मीट के प्राइसेस भी कम हुए हैं। तो अब जो यूरोप का पुअर है ना, वो थोड़ी अच्छी डाइट ले सकता है। पहले सिर्फ ब्रेड या पोटैटोज पे डिपेंड रहते थे, अब वो मीट को भी ऐड कर सकते हैं, बटर एग्स को भी अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। तो ये जो अच्छी लिविंग कंडीशंस थी ना, इसके कारण कंट्री में भी सोशल पीस आया और अब्रोड भी, मतलब बाहर भी ना इंपीरियलिज्म को सपोर्ट मिलने लग गया था। लेट 19th सेंचुरी कोलोनियलिज्म, तो देखो ट्रेड या मार्केट्स जो है लेट 19th सेंचुरी में काफी एक्सपेंड हुई, लेकिन देखो ये सिर्फ एक ऐसा ही पीरियड नहीं था जिसमें ट्रेड एक्सपेंड हो रही है या फिर प्रोस्पेरिटी बढ़ रही है। हमें ये भी देखना चाहिए कि इस सारे प्रोसेस की ना एक डार्क साइड भी है। वर्ल्ड के कई पार्ट्स में जो ये ट्रेड का एक्सपेंशन हो रहा था और जो वर्ल्ड एकदम से क्लोज रिलेशनशिप में आता जा रहा था, मतलब वर्ल्ड इकोनॉमी एक क्लोज रिलेशनशिप में आ रही थी, तो इसका मतलब ये भी था कि कई लोग अपनी फ्रीडम खो रहे हैं, अपनी आजीविका खो रहे हैं। लेट 19th सेंचुरी में यूरोपियन कंक्वेस्ट जो हुई थी ना, तो इसके कारण काफी पेनफुल इकोनॉमिक, सोशल, इकोलॉजिकल चेंजेस आए हैं उन कोलोनाइज सोसाइटीज में जिनको उन्होंने कोलोनाइज किया। तो इनको वो वर्ल्ड इकोनॉमी में ले गए थे, तो इनको चेंजेस देखने पड़े हैं काफी। तो देखो इस मैप को देखो, अब इसमें ऐसा लगेगा कि कुछ बॉर्डर्स बिल्कुल स्ट्रेट से चल रहे हैं, जैसे कि स्केल से बना दिए, रूलर से बनाए गए हो, जैसे इजिप्ट वाला ही देख लो, कितना स्केल से बनाया हुआ सा लग रहा है। तो कई जो राइवल यूरोपियन पावर्स होती थी ना, उन्होंने अफ्रीका में इस तरह से बॉर्डर्स बना लिए थे अपनी अपनी टेरिटरीज को मार्क करने के लिए। 1885 में जो बड़ी यूरोपियन पावर्स थी वो सब बर्लिन में मिली और उन्होंने इस तरह का अफ्रीका का नक्शा आपस में बांट लिया। तो ब्रिटेन और फ्रांस जो थे उन्होंने भी अपने जो एरिया था ना उनके पास, उसमें एडिशन की है। ओवरसीज टेरिटरीज जो ब्रिटेन और फ्रांस की थी, उन्होंने लेट 19th सेंचुरी में काफी एडिशंस की। बेल्जियम और जर्मनी नई कॉलोनियल पावर्स भी बन चुके थे और यूएस भी एक कॉलोनियल पावर लेट 1890s में बन गया था, क्योंकि उसने ना कुछ कॉलोनीज स्पेन की ले ली थी। तो अब हम रिंडर पेस्ट के बारे में पढ़ते हैं। देखो अफ्रीका में 1890s में एक फास्ट स्प्रेडिंग डिजीज, मतलब एक जल्दी से फैलने वाला डिजीज ना, कैटल प्लेग टाइप का डिजीज था ये, मतलब पशुओं में होने वाला प्लेग टाइप का डिजीज था, इसको रिंडर पेस्ट कहते थे। तो इसका भी इम्पैक्ट लोगों की आजीविका पर या फिर लोकल इकोनॉमी पर बहुत आया है। तो इससे हम ना अच्छी तरह से समझ सकते हैं जो यूरोपियन इंपीरियल इम्पैक्ट आया था, मतलब जो इंपीरियल मंसूबे थे ना उनके, उनका क्या इम्पैक्ट रहा था कॉलोनियल सोसाइटीज पे। तो इससे अच्छी तरह से समझ आ जाता है कि ना ये जो कंक्वेस्ट था ना, तो मतलब ये जो एरा था, मतलब ये जो दौर था, तो इस दौर में एक डिजीज जो कि कैटल को इफेक्ट करता है, किस तरह से हजारों लाखों लोगों की लाइफ को, भविष्य को शेप कर सकता है और उनकी रिलेशनशिप्स को डिफाइन कर सकता है वर्ल्ड के साथ कैसे होने वाली है। देखो पास्ट में, मतलब हिस्ट्री में अफ्रीका है ना, अफ्रीका एक मतलब समृद्ध एरिया था अपने आप में, और उधर ना मतलब बड़ा एरिया था बहुत, और बहुत छोटी पॉपुलेशन रहती थी। कई सेंचुरीज तक देखो लैंड और लाइफ स्टॉक, मतलब पशु भी जमीन भी अफ्रीकन लिवलीहुड्स के लिए बहुत होती थी, बस उनको कोई भी एक्स्ट्रा मजदूरी करने की जरूरत नहीं थी, उनके पास जो लैंड या लाइफ स्टॉक है वही उनकी आजीविका चला देगा, उनका रहना सहना उसी में हो जाएगा। लेकिन लेट 19th सेंचुरी में कुछ थोड़े बहुत कंज्यूमर गुड्स ऐसे भी आए जिसके लिए उन्हें थोड़ी सी मजदूरी करनी पड़ेगी, खरीदना है भाई। इस कारण से अगर आप देखो ना अफ्रीका का केस, तो वहां पर लैंड और लाइफ स्टॉक प्रचुर मात्रा में है, सही मात्रा में है। तो लोगों के पास ना उधर किसी पैसे के लिए, दिहाड़ी के लिए काम करने का कोई रीजन नहीं था, उनका काम उन्हीं की चीजों से चल जाता था। लेट 19th सेंचुरी में ना यूरोपियंस जो है वो अफ्रीका की तरफ अट्रैक्ट हो गए थे, क्योंकि उनको वहां पे बहुत ज्यादा लैंड और मिनरल्स दिखते थे। यूरोपियंस अफ्रीका में इसलिए आए थे क्योंकि वो, उनको इच्छा थी कि वो प्लांटेशन इधर सेट कर दे, माइंस इधर लगा दे, ताकि वो क्रॉप्स भी प्रोड्यूस कर सके और यूरोप के लिए मिनरल्स एक्सपोर्ट कर सके यहाँ से। लेकिन एक प्रॉब्लम ये थी कि इधर के लोग लेबर नहीं करना चाहते थे, तो शॉर्टेज ऑफ लेबर की प्रॉब्लम थी, क्योंकि लोग ना वेजेस के लिए काम नहीं करना चाहते थे। इसका रीजन मैं आपको बता चुका हूँ, वेजेस के लिए क्यों काम नहीं करना चाहते थे। तो इसके लिए ना एम्प्लॉयर्स ने काफी अलग अलग तरीके यूज किए ताकि वो लेबर को रिक्रूट कर सके और फिर उनको रिटेन करे, मतलब काम पे लगाए रखे। तो देखो उन्होंने क्या किया, उन्होंने हैवी टैक्सेस इम्पोज कर दिए, मतलब हैवी टैक्सेस लगा दिए। तो उनको पे करने के लिए उनको काम करना पड़ता था प्लांटेशन या माइंस में। इनहेरिटेंस लॉज चेंज कर दिए। अब लो ऐसा कर दिया उन्होंने कि सिर्फ फैमिली का एक मेंबर, उसको मिलेगा लैंड सारा, सिर्फ वही इनहेरिट कर पाएगा उस लैंड को। तो इससे देखो रिजल्ट क्या रहा, लोगों को लेबर मार्केट में जाना पड़ा जिनको लैंड नहीं मिलता था। माइन वर्कर्स जो है उनको भी एक कंपाउंड में बांध के से रख दिया, मतलब रेस्ट्रिक्ट कर दिया था और उनको ना फ्रीली मूव नहीं करने देते थे। अब इन सभी स्थिति में देखो रिंडर पेस्ट आ गया, ये एक बहुत बेकार कैटल डिजीज था। तो रिंडर पेस्ट अफ्रीका में आया था लेट 1880s में। और ये किस तरह से आया था, ब्रिटिश एशिया जो था ना,
इधर से कुछ कैटल्स को इंपोर्ट किया गया था, इन्फेक्टेड कैटल्स थी वो, और इनको इंपोर्ट क्यों किया था, क्योंकि ना जो इटालियन सोल्जर्स होते थे जो कि एरित्रिया, ईस्ट अफ्रीका में एरित्रिया है, उधर इन्वेड कर रहे थे, उनको खिलाने के लिए कुछ इन्फेक्टेड कैटल्स को इंपोर्ट किया गया था। तो जब ये देखो अफ्रीका में ईस्ट से एंटर की तो रिंडर पेस्ट ना वेस्ट की तरफ बिल्कुल जंगल की आग की तरह फैलने लग गया था। तो ये अफ्रीका की अटलांटिक कोस्ट जो है ना उधर 1892 में ही पहुंच गया था, और केप जो कि अफ्रीका की साउदर्न मोस्ट टिप है 5 साल बाद पहुंच गया था। तो देखो इस रिंडर पेस्ट के कारण 90% कैटल मर गए थे, 90% कैटल का सफाया हो गया। तो ये जो कैटल खराब हुई ना इसके कारण अफ्रीकन लाइवलीहुड्स पे काफी इफेक्ट पड़ा है इसका। प्लांटर्स या फिर माइन ओनर्स जो होते थे और कॉलोनियल गवर्नमेंट जो होते थे ना, अब जो देखो 90% कैटल जा चुकी है, अब जो बची 10% है वो भी इन लोगों ने ले ली, खरीद ली, कुछ भी किया इन्होंने, उस पर मोनोपोली जमा ली, ताकि वो थोड़े से पावरफुल ज्यादा हो जाए, और ना फिर वो अफ्रीकन को लेबर मार्केट में फोर्स कर सके, उनसे लेबर का काम करा सके। तो ये जो थोड़ी सी रिसोर्स बची थी ना कैटल की, इस पर भी अब यूरोपियन कॉलोनाइजर्स का कंट्रोल आ गया था, तो इसके कारण वो लोग अफ्रीका को कंट्रोल भी कर पाए, जीत भी पाए। तो इसी तरह की स्टोरीज है कि किस तरह से वेस्ट की जो कंकेस्ट थी ना, इसने 19th सेंचुरी का जो वर्ल्ड था उसके कई पार्ट्स पे किस तरह का इम्पैक्ट डाला है। तो इसी के साथ हम ये वाला पार्ट खत्म करते हैं। Hello everyone, this is part 4 of class 10th NCERT History Chapter 3, The Making of a Global World, Indentured Labor Migration from India। तो देखो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इंडेंचर्ड लेबर होता क्या है। एक बॉन्डेड लेबर मतलब बंधुआ मजदूर, बंधुआ लेबर जो होती है जिसको एक कंट्रैक्ट के थ्रू लाया जाता है एक एम्प्लॉयर के लिए काम करने के लिए कुछ स्पेसिफिक टाइम के लिए, ताकि वो जो नए कंट्री या नए घर में जा रहे हैं ना उसकी पैसेज को पे कर सके, उस सभी यात्रा के लिए पे कर सके। इस तरह से जो बॉन्डेड लेबर आते हैं उसको इंडेंचर्ड लेबर कहते हैं। तो इंडेंचर्ड लेबर माइग्रेशन का एग्जांपल ना इंडिया से भी अच्छी तरह से समझ आ जाता है। तो इससे ना 19th सेंचुरी वर्ल्ड का टू साइडेड नेचर समझ आ जाता है। ये 19th सेंचुरी का वर्ल्ड ना एक ऐसा वर्ल्ड था जिसमें फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ तो थी, लेकिन साथ ही साथ बहुत ज्यादा दुख भी था। कुछ लोगों के लिए तो हायर इनकम्स थी, मतलब उनकी इनकम बढ़ती जा रही थी, लेकिन कईयों के लिए पॉवर्टी भी बढ़ती जा रही थी। टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस कुछ एरियाज में हो रही थी, और तो कई लोगों के लिए अलग अलग तरह के दबाव आ रहे थे, अलग अलग तरह से लोग शोषित हो रहे थे। 19th सेंचुरी में ना हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स मतलब लाखों इंडियंस और चाइनीज लेबरर्स ना प्लांटेशंस में काम करने के लिए, माइंस में काम करने के लिए, रोड या रेलवे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में काम करने के लिए पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं गए थे। इंडिया में इंडेंचर्ड लेबर्स जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट्स पर हायर की जाती थी, तो इनको ना रिटर्न ट्रेवल प्रॉमिस किया जाता था कि जब काम हो जाएगा, जब वो 5 साल के लिए काम कर लेंगे ना एम्प्लॉयर की प्लांटेशंस पे, तो उसके बाद इंडिया वापस ट्रेवल कर सकेंगे। तो काफी जो इंडिया के इंडेंचर्ड लेबरर्स आते थे ना, इंडेंचर्ड वर्कर्स, वो प्रेजेंट डे ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, बिहार या सेंट्रल इंडिया और तमिलनाडु के ड्राई डिस्ट्रिक्ट से आते थे। मिड 19th सेंचुरी में इन रीजन्स में ना काफी चेंजेस आए थे, जैसे कि कॉटेज इंडस्ट्रीज खत्म हो गई थी, मतलब जो क्षेत्रीय इंडस्ट्रीज होती थी, छोटे छोटे घरों में लगा लेते थे ना, इस तरह की कॉटेज इंडस्ट्रीज खत्म हो गई थी, लैंड रेंट्स बढ़ रहे थे, और माइंस और प्लांटेशंस के लिए ना लैंड को क्लियर भी कर रहे थे। तो इसी के कारण जो पुअर था ना उसकी लाइफ पर बहुत ज्यादा इफेक्ट आ रहा था, वो रेंट नहीं पे कर पा रहे थे, काफी ज्यादा उनके ऊपर कर्जा हो गया था, और उनको माइग्रेट करना पड़ गया था वर्क की तलाश में, काम की खोज में उनको माइग्रेट करना पड़ गया था। तो इंडियन इंडेंचर्ड माइग्रेंट्स जो होते थे ना, इनकी मेन डेस्टिनेशंस कैरिबियन आइलैंड्स होती थी। तो इनमें मेनली ट्रिनिडेड गुयाना और सूरीनाम जैसे देश आ जाते थे, मॉरिशस और फिजी भी आ जाता था। तो तमिल माइग्रेंट्स जो थे वो सीलोन और मलाया में चले गए थे। इंडेंचर्ड वर्कर्स जो है ना वो असम की टी प्लांटेशंस में भी रिक्रूट किए जाते थे, उनकी भर्ती यहाँ पे भी होती थी। रिक्रूटमेंट इनकी एजेंट्स के थ्रू होती थी, एजेंट्स करवाते थे, तो इनको ना एम्प्लॉयर ही एंगेज करता था और इनको थोड़ा सा कमीशन मिल जाता था। तो काफी जो माइग्रेंट्स होते थे ना ये इस तरह का काम करने के लिए तैयार हो जाते थे, क्योंकि ये लोग गरीबी से बाहर आना चाहते थे, या फिर इनके जो होम विलेजेस होते हैं वहां पर किसी तरह से इनका शोषण होता था, ओप्रेशन, उससे बचने के लिए भी ये लोग बाहर काम करने के लिए चले जाते थे। एजेंट्स ना जो माइग्रेंट्स होते थे इनको फॉल्स इन्फॉर्मेशन भी दे देते थे कई बार, कि उनकी जो फाइनल डेस्टिनेशन होगी वो ज्यादा अच्छी होने वाली है, इस तरह की होगी। तो इस तरह की फॉल्स इन्फॉर्मेशन, ट्रैवल का क्या मोड रहने वाला है इसकी भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे देते थे, काम का क्या नेचर रहने वाला है, कैसा काम करना है उनको, लिविंग कंडीशंस, वर्किंग कंडीशंस कैसी होगी, सब झूठ भी बोल देते थे। तो माइग्रेंट्स ना कई बार तो क्या होता था, उनको ये भी नहीं बताया जाता था कि उनको लंबी समुद्री यात्रा करनी पड़ेगी। कभी कभी एजेंट्स फोर्सिबली मतलब जबरदस्ती भी माइग्रेंट्स को ले जाते थे जिनका मन नहीं होता था काम करने का। तो 19th सेंचुरी में ना ये जो इस तरह का प्रोसेस चल रहा था इसको न्यू सिस्टम ऑफ स्लेवरी भी कहा गया, स्लेवरी का नया तरीका। तो जब प्लांटेशंस पे जाते थे ना लेबरर्स देखते थे कि उनकी कंडीशंस जैसी उन्होंने सोची थी ना वैसी नहीं है वर्किंग कंडीशंस,
लिविंग और वर्किंग कंडीशंस बेकार थी और कुछ लीगल राइट्स भी उनको बहुत कम ही मिले हुए थे। लेकिन वर्कर्स ने ना फिर भी अब सर्वाइव करने का अपना अपना तरीका ढूंढ लिया था। काफी तो देखो वाइल्ड्स में मतलब जंगलों में एस्केप कर गए, लेकिन अगर वो पकड़े जाते थे तो उनको सीवियर पनिशमेंट मिलती थी। तो कईयों ने ना अलग अलग तरह के सेल्फ एक्सप्रेशन मतलब खुद को दर्शाने के लिए ना अलग अलग तरह के तरीके बनाए थे। वो क्या करते थे, अलग अलग कल्चरल फॉर्म्स को एक तरह से मिक्स कर देते थे, तो पुरानी और नई मिक्स हो जाती थी। एग्जाम्पल देखो, जो ट्रिनिडेड में एनुअल मुहर्रम मतलब मुहर्रम का जो जुलूस होता था ना, अब उसको एक कार्निवल में चेंज कर दिया गया है, राइटस कार्निवल मतलब दंगे वाला कार्निवल, जिसको नाम दिया गया है हुसैन। तो इमाम हुसैन से ये नाम आया है। तो इसमें ना वर्कर्स जो सभी रेसिस और रिलीजन्स के थे वो ज्वाइन करते थे, तो इस तरह के अपने आप को एक्सप्रेस करने के तरीके बना लिए थे। इसी तरह से देखो रस्ताफरियनिज्म, ये एक प्रोटेस्ट रिलीजन है जिसको फेमस किया था जमाइकन रेगे स्टार बॉब मार्ले ने। तो इसको भी कहा जाता है कि ये ना सोशल और कल्चरल लिंक जो है ना, वो इंडियन माइग्रेंट्स का और कैरिबियंस का दिखाता है। अब एक और एग्जांपल है चटनी म्यूजिक। चटनी म्यूजिक ना ट्रिनिडेड और गयाना में फेमस है। तो ये भी एक एक्सप्रेशन है कि इंडेंचर के बाद का इनका क्या एक्सपीरियंस रहता था, इसके बाद का एक्सपीरियंस दिखाता है ये। तो इस तरह के कल्चरल फ्यूजन मतलब जो कल्चर मिक्स हो जाती थी ना, तो ये भी एक ग्लोबल वर्ल्ड बनाने का पार्ट रहा है, जिसमें ना अलग अलग प्लेसेस की चीजें मिक्स हो जाती थी, अपनी ओरिजिनल कैरेक्टरिस्टिक खो देती थी और बिल्कुल ही नई चीज ही बन जाती थी। जैसे मुहर्रम का हुसै बन गया, चटनी म्यूजिक, इस तरह की चीजें। और काफी जो इंडेंचर्ड वर्कर्स होते थे ना, ये अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने के बाद भी ठहर जाते थे, और कुछ लोग थोड़ा सा इंडिया भी चले जाते थे, इंडिया की तरफ वापस भी चले जाते थे। तो देखो अब इसका रिजल्ट क्या है, हम देखते हैं कि इन कंट्रीज में ना काफी लार्ज कम्युनिटीज बनी हुई है उन लोगों की जिनका इंडियन डिसेंट है, मतलब इनके पूर्वज इंडियंस है। तो देखो वीएस नाइपोल, ये भी इंडियन डिसेंट के है। और कुछ एक्सप्लॉइट्स वेस्ट इंडीज क्रिकेटर्स की हुई हो तो आपने सुना हो, शिव नारायण चंद्रपोल और राम नरेश सरवन के बारे में। तो इनके नाम ना इंडियन से लगते हैं, तो इसका भी रीजन यही है कि ये भी जो इंडेंचर्ड लेबर माइग्रेंट्स थे ना, इंडिया से गए थे, उन्हीं के डिसेंट है ये भी। तो 1900 से ही ना इंडिया के जो नेशनलिस्ट लीडर्स थे ना, इन्होंने ये इंडेंचर्ड लेबर माइग्रेशन का सिस्टम ना विरोध करना शुरू कर दिया था इसका, क्योंकि इन्हें अब्यूजिव और क्रूअल लगता था ये सिस्टम। तो इसको देखो 1921 में अबॉलिश कर दिया गया। लेकिन फिर भी उसके कुछ दशकों के बाद तक ना जो इंडियन इंडेंचर्ड वर्कर्स के डिसेंट्स थे, उनके जो बच्चे थे, इनको अक्सर कूलीज कहा जाता था। तो ये ना एक तरह से कैरिबियन आइलैंड्स में एक माइनॉरिटी की तरह रहे, जिनको काफी यातनाएं भी झेलनी पड़ी है। तो नाइपॉल की जो कुछ पहले की नॉवेल्स है ना, वीएस नाइपॉल जो अभी हम पढ़ के आए हैं, तो नाइपॉल की जो कुछ पहले की नॉवेल्स है ना, ये इसी चीज को दर्शाती है कि किस तरह से वो एक उनका क्या नुकसान हुआ है, वो कैसे एलिनेटेड फील कर रहे हैं कैरिबियन आइलैंड्स में। इंडियन एंटरप्रेन्योर्स अब्रोड, तो देखो फूड को उगाना और दूसरी क्रॉप्स को उगाना ना, वर्ल्ड मार्केट में के लिए में अगर इन चीजों को उगाना है तो इसके लिए कैपिटल की भी जरूरत है। अगर लार्ज प्लांटेशन को उगाना हो तो वो तो इस कैपिटल को बैंक से या मार्केट से बोरो कर सकती है। लेकिन एक हम्बल पीजेंट क्या करेगा, मतलब गरीब किसान क्या करेगा। अब इंडियन बैंकर का केस देखो, अगर आपने शिकारीपुरी श्रॉफ्स के बारे में या फिर नट्टू कोट्टई चेटियर्स के बारे में सुना हो, तो मैं बताता हूँ आपको ये कौन है। ये है जो कुछ ग्रुप ऑफ बैंकर्स या ट्रेडर्स होते थे ना, जिन्होंने सेंट्रल और साउथ ईस्ट एशिया के एक्सपोर्ट एग्रीकल्चर को फाइनेंस किया है। उन्हीं में से कुछ लोग हैं ये शिकारीपुरी श्रॉफ्स और नट्टू कोट्टई चेटियर्स। तो ये लोग अपने फंड्स को या फिर यूरोपियन बैंक से बोरो किए हुए फंड्स को यूज करते थे, और एक सोफिस्टिकेटेड सिस्टम था जिससे ना ये लॉन्ग डिस्टेंसेस पर अपना पैसा ट्रांसफर कर देते थे। और कुछ इन्होंने ना इंडिजीनियस फॉर्म कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन की भी बना ली थी, मतलब कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन की अपनी एक फॉर्म भी बना ली थी। इंडियन ट्रेडर्स या मनी लेंडर्स जो होते थे ना, वो यूरोपियन कॉलोनाइजर्स को फॉलो करते करते अफ्रीका चले गए थे। तो लेकिन देखो अफ्रीका तो चले गए थे, लेकिन हैदराबादी सिंधी ट्रेडर्स जो थे ना, वो इनसे भी आगे चले गए, यूरोपियन कॉलोनीज के भी आगे चले गए थे। 1860 से ना इन्होंने अपना एक अच्छा सा एम्पोरियम, बिजी पोर्ट्स जो होते थे ना, मतलब जो पोर्ट्स आपको पता ही है जहाँ शिप्स होती है, उधर अपना अच्छा सा एम्पोरियम वहां पे सेट कर दिया था। तो वहां पर ना लोकल या फिर इम्पोर्टेड कलाकृति टूरिस्ट लोगों को देते थे। तो ये टूरिस्ट लोगों का नंबर उस टाइम पर बढ़ता ही जा रहा था, क्योंकि वहां पे क्योंकि उस टाइम पर सेफ और कंफर्टेबल पैसेंजर वेसल्स की डेवलपमेंट हो गई थी, मतलब अच्छे शिप्स वगैरह होने लग गए थे, तो टूरिस्ट का भी नंबर बढ़ने लग गया था। तो इनका भी व्यापार बढ़ रहा था हैदराबादी सिंधी ट्रेडर्स का। इंडियन ट्रेड कोलोनियलिज्म एंड ग्लोबल सिस्टम, तो देखो फाइन कॉटन जो है ना, जिसको इंडिया में प्रोड्यूस किया जाता है, इसको यूरोप में एक्सपोर्ट किया जाता था। लेकिन जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आई हुई, तो ब्रिटिश कॉटन मैन्युफैक्चर जो है वो बढ़ने लगा, और इंडस्ट्रियलिस्ट जो होते थे ना,
इन्होंने गवर्नमेंट को प्रेशर डाला, गवर्नमेंट को प्रेशर में डाला कि कॉटन इंपोर्ट्स जो हो रहे हैं ना उसको रेस्ट्रिक्ट करे और लोकल इंडस्ट्रीज मतलब जो ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज है उनको प्रोटेक्ट करे। तो टैरिफ जो है वो जो क्लॉथ इंपोर्ट्स होते थे ना ब्रिटेन के अंदर उन पर टैरिफ लगा दिए गए। तो इसके कारण जो फाइन इंडियन कॉटन मतलब अच्छी क्वालिटी का इंडिया का कॉटन जो था ना इसका इनफ्लो ब्रिटेन में कम हो गया था। तो अर्ली 19 सेंचुरी से ही ना ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स जो है ये लोग ओवरसीज मार्केट को देखने लग गए थे अपने क्लॉथ के लिए। तो ब्रिटिश देखो ब्रिटिश मार्केट में टैरिफ बैरियर्स के कारण इंडियन टेक्सटाइल अब उधर जा नहीं रहा था, तो काफी स्टिफ कंपटीशन भी इनको इंटरनेशनल मार्केट्स में झेलना पड़ा था। तो एक्सपोर्ट्स ना जो इंडिया से हो रहा था तो इसमें काफी डिक्लाइन आया कॉटन टेक्सटाइल के केस में। तो देखो लगभग 30% का 1800 के करीब आए शेयर में डिक्लाइन, और 1815 तक 15% हो गया, इतना ज्यादा मतलब बढ़ता जा रहा था। और 1870s तक तो 3% शेयर 3% तक शेयर ड्रॉप हो गया था, तो काफी डिक्लाइन आया है। तो देखो इसका इंडिया के एक्सपोर्ट पे क्या मतलब पड़ता है। तो ये जो फिगर है ना अपने को एक ड्रामेटिक स्टोरी से बताता है। देखो एक्सपोर्ट्स जो है मैन्युफैक्चरर्स का एक्सपोर्ट हो रहा है ना वो तो डिक्लाइन हुआ है, लेकिन जो रॉ मटेरियल है वो बढ़ा भी है। इस तरह से बने बनाए कपड़े का तो एक्सपोर्ट घटा है लेकिन रॉ मटेरियल्स का बढ़ा है। तो 1812 से 1871 तक जो रॉ कॉटन एक्सपोर्ट का शेयर था ना वो 5% से 35% बढ़ा है, मतलब इसमें अच्छी ग्रोथ आई है। इंडिगो मतलब नील जो कि कपड़े को डाई करने के लिए यूज किया जाता है वो एक काफी इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट था कई दशकों के लिए। और जो ओपियम शिपमेंट चाइना की तरफ जाता था ना 1820s के टाइम में ये भी बहुत ज्यादा बढ़ा है। इतना बढ़ा है कि एक टाइम पर तो ये इंडिया का सिंगल लार्जेस्ट एक्सपोर्ट बन गया था। तो ब्रिटेन जो है ना वो क्या करता था, वो इंडिया में ओपियम उगाता था और फिर उसको चाइना में एक्सपोर्ट कर देता था। तो जो इसको मनी मिलती थी ना इस सेल से तो वो टी और जो दूसरे इंपोर्ट्स चाइना में करता है उसको ही फाइनेंस कर देता था। तो 19 सेंचुरी में ना ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स जो है ये इंडियन मार्केट में भर गए थे। तो फूड ग्रेन और रॉ मटेरियल जो इंडिया से एक्सपोर्ट हो रहा है ना ब्रिटेन की तरफ और जो पूरे वर्ल्ड की तरफ एक्सपोर्ट हो रहा है वो बड़ा है। लेकिन जो वैल्यू थी ना ब्रिटिश एक्सपोर्ट्स की इंडिया के अंदर मतलब इंडिया में इंपोर्ट ज्यादा हो रहा था ब्रिटिश प्रोडक्ट्स का, तो वो ब्रिटिश इंपोर्ट से हायर थी। मतलब ब्रिटिश लोग जितना अपने से ले रहे थे ना वो कम था, लेकिन ब्रिटिश लोग एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे थे अपने को। तो इसीलिए ना ब्रिटेन के पास एक ट्रेड सरप्लस था इंडिया के साथ, मतलब ब्रिटेन के पास इस ट्रेड में ब्रिटेन को ज्यादा प्रॉफिट होता था। तो ब्रिटेन ने इस सरप्लस का यूज ना अपने जो दूसरे कंट्रीज के साथ जो उनका ट्रेड डेफिसिट था उसको बैलेंस करने के लिए किया गया है। तो किन के साथ होएगा ट्रेड डेफिसिट, उनके साथ ही होएगा जिसमें जिनके जिनको ब्रिटेन कम एक्सपोर्ट करता है और उनसे इंपोर्ट ज्यादा करता है ब्रिटेन। तो इसी तरह से ना ये मल्टीलेटरल सेटलमेंट सिस्टम काम करता है। इसमें एक कंट्री का एक जो डेफिसिट है ना वो उस कंट्री के साथ वो बैलेंस इस तरह से हो जाता है कि किसी एक कंट्री से वो सरप्लस बना लेता है अपना। तो इस तरह से बैलेंस चलता रहता है। तो इस तरह से ना इंडिया ने क्रूशियल रोल निभाया लेट 19 सेंचुरी में ब्रिटेन के डेफिसिट बैलेंस करके। तो जो ब्रिटेन का ट्रेड सरप्लस होता था ना इंडिया से तो वो उससे होम चार्जेस जो होते थे ना सो कॉल्ड होम चार्जेस उसको पे करते थे। तो इसमें क्या हो जाता था, जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स या ट्रेडर्स अपने घरों पे पैसे भेजेंगे, निजी धन जो भेजेंगे प्राइवेट रेमिटेंसेस, वो इसी पैसे से भेज देते थे। जो इंडिया के एक्सटर्नल डेट पे इंटरेस्ट पे करना था वो इसी पैसे से कर देते थे। और जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स इंडिया में थे उनकी पेंशन इस पैसे से दे देते थे। तो इसी के साथ हम चैप्टर का ये वाला पार्ट खत्म करते हैं। थैंक यू। Hello everyone, this is part 5 of class 10th history chapter 3, the making of a global world, the interwar economy। तो देखो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ना मेनली यूरोप में लड़ी गई है, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है ना ये पूरे वर्ल्ड पे देखा जा सकता है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण ना 20th सेंचुरी का जो फर्स्ट हाफ था ये क्राइसिस में चला गया था और इसको ओवरकम करने के लिए लगभग 3 दशकों का समय लगा था। और तो ये जो पीरियड था ना तो इस पीरियड में वर्ल्ड ने इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत देखी और साथ ही साथ एक भयावह वॉर भी देखी है, वॉर टाइम ट्रांसफॉर्मेशंस। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी ना ये दो पावर ब्लॉक्स के बीच में लड़ी गई थी। एक साइड पर तो थे अलाइज, अलाइज कौन थे, ब्रिटेन फ्रांस रशिया, और इनको बाद में यूएस ने भी ज्वाइन कर लिया था। और दूसरी साइड थे सेंट्रल पावर्स, जर्मनी ऑस्ट्रिया हंगेरी और ओटोमन टर्की। तो देखो जब वॉर अगस्त 1914 में स्टार्ट हुई थी तो काफी गवर्नमेंट्स ने सोचा था कि ये क्रिसमस तक खत्म हो जाएंगी, लेकिन फिर वॉर ना देखो 4 साल तक चल गई। 1914 में स्टार्ट होकर ये 4 साल तक चल गई। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ना ऐसी वॉर थी जो पहले कभी नहीं हुई। तो इसमें जो वर्ल्ड के लीडिंग इंडस्ट्रियल नेशंस थे ना वो इन्वॉल्व थे। तो ये मॉडर्न इंडस्ट्री के कारण जो इनको पावर मिल जाती थी, मतलब मॉडर्न इंडस्ट्री की पावर यूज करके
ये अपने एनिमीज को ना ग्रेटेस्ट पॉसिबल डिस्ट्रक्शन, मतलब जितना ज्यादा नुकसान हो सके उतना पहुंचा दे, ऐसी कोशिश करते थे। तो इसीलिए ना ये वॉर जो है ये फर्स्ट मॉडर्न इंडस्ट्रियल वॉर है। तो इसमें ना हम मशीन गन्स, टैंक्स, एयरक्राफ्ट, केमिकल वेपन्स, इन सब चीजों का यूज देखते हैं, काफी मैसिव स्केल पे हुआ है। तो ये सब जो है ये ना मॉडर्न लार्ज स्केल इंडस्ट्री जो है उसके प्रोडक्ट्स है, और ये उस टाइम पर काफी यूज भी हुए थे। तो वॉर को लड़ने के लिए ना काफी मिलियंस ऑफ सोल्जर्स, मतलब कई लाखों में सोल्जर्स को रिक्रूट करना पड़ा था पूरी दुनिया से, और इनको हमेशा लार्ज शिप्स या ट्रेन्स में ट्रेवल कराते थे। इसमें डेथ भी काफी ज्यादा लोगों की हुई थी, लगभग 9 मिलियन लोग, मतलब 90 लाख लोग मर गए थे लगभग, और 20 मिलियन इंजर्ड, मतलब 2 करोड़ से ज्यादा इंजरीज थी। तो इनमें से जो काफी जो लोग अपाहिज हो गए थे या फिर मारे गए थे ना, वो मेन थे, वर्किंग एज के मेन थे। तो इन डेथ्स के कारण या इंजरीज के कारण ना जो एबल बॉडीड वर्क फोर्स थी, मतलब सही शरीर वाली वर्क फोर्स थी ना यूरोप की, वो कम हो गई थी। तो क्योंकि अब फैमिली के अंदर भी कम मैन है, तो हाउस होल्ड इनकम्स भी है ना वो वॉर के बाद डिक्लाइन हुई थी, मतलब घटी थी। तो वॉर के टाइम में ना इंडस्ट्रीज जो जो है उनको रीस्ट्रक्चर कर दिया गया था, ताकि वो वॉर रिलेटेड गुड्स को प्रोड्यूस कर सके, जो वॉर में चाहिए, जैसे गोला बारूद वगैरह उन सबको प्रोड्यूस कर सके। तो पूरी की पूरी जो सोसाइटीज थी ना वो भी रीऑर्गेनाइज कर दी गई थी वॉर के लिए, क्योंकि देखो मैन तो बैटल के लिए चले गए थे, इसीलिए विमेन आ गई थी जॉब्स करने के लिए। तो जो जॉब्स पहले मैन करते थे अब वो जॉब्स विमेन कर रही है। तो इस वॉर के कारण ना जो इकोनॉमिक लिंक्स थे ना वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमिक पावर्स के बीच में, तो ये भी टूट गए थे। तो अब ये एक दूसरे से ही कि तुमको मेरा ये चुकाना है या तुम मेरा ये चुका दो, इस तरह की बातों के लिए लड़ रहे थे। तो इसीलिए देखो ब्रिटेन ने ना काफी सारा पैसा यूएस बैंक से बोरो किया हुआ था, और यूएस पब्लिक से भी बोरो किया हुआ था। तो इसीलिए वॉर ने ना यूएस को इंटरनेशनल डेप्टर, मतलब सबसे पैसा लेने वाला, इंटरनेशनल डेप्टर से इंटरनेशनल क्रेडिटर बना दिया था, मतलब सबको पैसा देने वाला। दूसरे शब्दों में जब वॉर खत्म हुई ना, यूएस और उसके सिटीजन्स के पास ओवरसीज एसेट्स उन फॉरेन गवर्नमेंट्स और सिटीजन से ज्यादा थे जो कि वो यूएस में ओन करते हैं, मतलब यूएस वालों के पास अब ओवरसीज एसेट्स ज्यादा थे। पोस्ट वॉर रिकवरी, तो देखो पोस्ट वॉर इकोनॉमिक रिकवरी मतलब कि वॉर के बाद की इकोनॉमिक रिकवरी, ये काफी मुश्किल से हुई है। ब्रिटेन जो कि देखो वर्ल्ड की लीडिंग इकोनॉमी थी वॉर से पहले के टाइम में, तो इसको भी एक बहुत लंबा क्राइसिस झेलना पड़ा है। तो देखो ब्रिटेन जो है वो वॉर में पहले ही उलझा पड़ा था। तो इस समय पर ना इंडस्ट्रीज जो है वो इंडिया और जापान में डेवलप हो रही थी। तो वॉर के बाद ब्रिटेन को ना जो उसकी पहले से डोमिनेंस की पोजीशन थी ना इंडियन मार्केट में, उसको भी रिकैप्चर करना मुश्किल हो गया था, और साथ ही साथ जापान से इंटरनेशनली कम्पीट करना भी मुश्किल हो गया था। साथ ही साथ देखो वॉर एक्सपेंडिचर्स, मतलब वॉर में जो खर्चा हुआ है उसको फाइनेंस करने के लिए ब्रिटेन ने बहुत ज्यादा अमाउंट यूएस से भी ले लिया था। तो इसका मतलब जब वॉर खत्म होगी तो ब्रिटेन के ऊपर एक और बर्डन होएगा इस एक्सटर्नल डेप्ट का। तो इस ये वॉर जो है ना इसके कारण एक इकोनॉमिक बूम भी आया था, मतलब कि डिमांड में, प्रोडक्शन में, एम्प्लॉयमेंट में, हर चीज में मतलब डिमांड बढ़ी थी इन सब चीजों की। तो जब लेकिन ये वॉर खत्म हुई तो वॉर बूम भी खत्म हो गया साथ ही साथ, तो प्रोडक्शन भी घट गई और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई थी बहुत ज्यादा, अब लोगों के पास काम नहीं था। तो सेम टाइम पर देखो गवर्नमेंट ने देखो जो वॉर एक्सपेंडिचर्स हुए थे, मतलब वॉर में जो खर्चा हुआ था इसको भी कम किया, क्योंकि अब ये शांति का समय है, नेशंस अपना कुछ कमा रही है, तो उसके साथ थोड़ा सा वॉर एक्सपेंडिचर्स को कम ही कर देना ठीक रहता है। तो इन सभी डेवलपमेंट्स के साथ ना काफी ह्यूज लॉस हुआ था, मतलब ये जो चीजें हो रही थी ना इसके कारण काफी ह्यूज जॉब लॉस हुआ था। तो 1921 में जो हर 5 ब्रिटिश वर्कर्स में से एक एक के पास काम नहीं था। साथ ही साथ देखो एनजाइटी और अनसर्टेनिटी, जो कि काम मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये तो वॉर के बाद चलता ही रहता था इस तरह का काम। तो और जो काफी एग्रीकल्चरल इकोनॉमीज थी ना वो भी क्राइसिस में आ गई थी। अब देखो अब वीट प्रोड्यूसर्स के केस से हम समझते हैं, वॉर से पहले ईस्टर्न यूरोप का जो एरिया है ना वहां पर बहुत ज्यादा वीट सप्लाई होती थी। वॉर से पहले ईस्टर्न यूरोप जो है वो सब वीट का सप्लायर था पूरी दुनिया की मार्केट के लिए, होल होल मार्केट के, वर्ल्ड मार्केट के लिए। तो जब जब देखो वॉर के टाइम पर ये सप्लाई डिसरप्ट हो गई थी, तो कनाडा में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में वीट प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ी भी। लेकिन जब वॉर खत्म हो गई तो ईस्टर्न यूरोप में फिर से वीट प्रोडक्शन होने लगी। तो इसके कारण वीट आउटपुट में ना एक भरमार हो गई थी, अब बहुत ज्यादा वीट हो गया था। तो ग्रेन के प्राइसेस गिर गए, रूरल इनकम्स भी इसके कारण कम हो गई, और फार्मर्स जो है उनका उनका डेप्ट बढ़ता ही रहा, कर्जे में आ गए। राइज ऑफ मास प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, तो देखो यूएस में ना रिकवरी थोड़ी तेज हुई है दूसरों के मुकाबले। हमने देखा है कि कैसे वॉर जो है वॉर के कारण यूएस की इकोनॉमी बढ़ी है। तो जब इकोनॉमिक ट्रबल के जो टाइम था ना वॉर का, उसके कुछ समय के बाद यूएस इकोनॉमी ने ना एक अच्छी ग्रोथ लिया अर्ली 1920s तक,
एक इसका फीचर एक इसका इंपॉर्टेंट फीचर ये था यूएस इकोनॉमी का कि 1920s तक ना मास प्रोडक्शन करने लग गया था यूएस बहुत ही। तो मास प्रोडक्शन देखो लेट 19 सेंचुरी में स्टार्ट हो गया था, लेकिन 1920 में तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर ही बन गया था इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का यूएस में। मतलब अब तो मास प्रोडक्शन होती थी उधर। तो एक काफी मतलब वेल नोन पायनियर हुए मास प्रोडक्शन के कार मैन्युफैक्चरर हेनरी फोर्ड, मतलब हेनरी फोर्ड हुए एक। तो इन्होंने ना जो शिकागो स्लॉटर हाउस था, स्लॉटर हाउस मतलब जहाँ पर ना जो स्लॉटर्ड एनिमल्स, काटे हुए एनिमल्स होते हैं ना, इनको बचर्स लोग मतलब कसाई उठाकर ले जाते थे जब भी कन्वेयर बेल्ट से नीचे आते थे ये एनिमल्स तभी। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने शिकागो का एक स्लॉटर हाउस अडॉप्ट कर लिया, असेंबली लाइन अडॉप्ट कर ली थी शिकागो के स्लॉटर हाउस की। तो इन्होंने इसको इधर देखो अपना नया कार प्लांट बना दिया डेट्रॉइट में। तो इनको ऐसा लगा कि ये जो असेंबली लाइन मेथड है ना, इसके कारण फास्ट फास्ट भी और सस्ते रेट पर भी वो व्हीकल्स को प्रोड्यूस कर पाएंगे। अभी आप आगे पढ़ोगे ना, आप असेंबली लाइन मेथड को समझते जाओगे। तो असेंबली लाइन में क्या होता था, असेंबली लाइन के कारण ना वर्कर्स मजबूर हो गए थे कि वो एक सिंगल टास्क को मैकेनिकली भी मतलब जो वो काम करते हैं उसको कंटिन्यूअसली करते रहे। जैसे कि उन्हें कार का एक पर्टिकुलर पुर्जा फिट करना हो, तो कन्वेयर बेल्ट पे वो काम आता जाएगा, सामान आता जाएगा, तो उनको कन्वेयर बेल्ट की स्पीड के हिसाब से जल्दी जल्दी काम करना पड़ेगा। तो ये एक ऐसा तरीका था, इससे ना वर्कर का आउटपुट लिया जा सकता था अच्छे से, क्योंकि उसका काम का स्पीड बढ़ गई है तो वर्कर का आउटपुट अच्छा आता है। अब एक कन्वेयर बेल्ट के सामने एक वर्कर खड़ा है, तो अब वो मोशंस को डिले भी नहीं कर सकता, मतलब कन्वेयर बेल्ट पे जिस हिसाब से सामान आ रहा है उसको जल्दी जल्दी काम करना पड़ेगा। ना वो ब्रेक ले सकता, अब ना ही वो एक छोटी सी बात भी नहीं कर सकता वर्कमेट के साथ ही। तो इसी के कारण देखो हेनरी फोर्ड फोर्ड की जो कार्स थी ना, ये असेंबली लाइन से 3 मिनट में ही आ जाती थी, 3 मिनट के इंटरवल्स में ही निकाल आती थी। तो ये जो स्पीड थी ना, ये पहले किसी मेथड को वो यूज करके बनाते उसमें नहीं आई थी। तो टी मॉडल फोर्ड ये जो है ये वर्ल्ड की फर्स्ट मास प्रोड्यूस्ड कार है। तो अब आप समझ ही गए ना कन्वेयर बेल्ट मेथड क्या होता है, ये असेंबली लाइन मेथड क्या होता है। देखो सबसे पहले जो पहले पहले क्या हुआ, जो वर्कर्स थे ना फोर्ड फैक्ट्री पे, तो उनको स्ट्रेस बहुत आ गया था काम का। असेंबली लाइंस पे इस तरह खड़े रह के वो जो काम करते रहते हैं ना, तो उनको स्ट्रेस बहुत होने लग गया था। तो इसी कारण ना वो लोग क्विट करने लग गए थे, तो काफी लोगों ने क्विट करना शुरू कर दिया था। तो क्या किया फोर्ड ने ना उनकी जो दिहाड़ी होती थी मतलब डेली वेज होती थी उसको डबल कर दिया जनवरी 1914 में। अब कितनी हो गई, $5। तो अब देखो इसी टाइम पर उन्होंने क्या किया, वेजेस तो डबल कर दी, लेकिन ट्रेड यूनियंस को अपने प्लांट्स में ऑपरेट करने से बैन कर दिया था। तो हेनरी फोर्ड ने ना ये हाई वेज जो वो पे कर रहे हैं, इसको रिकवर भी करना है। तो वो क्या करते थे, वो जो प्रोडक्शन लाइन है ना उसको बार बार स्पीड अप कर देते थे, और तो फिर वर्कर्स को और ज्यादा काम करना पड़ता था, तो और हार्ड वर्क करना पड़ता था। तो इतना उन्होंने ये सब किया कि उन्होंने ना जो अपना डिसीजन था ना कि वेज को डबल कर देना है, इसको बल्कि बेस्ट कॉस्ट कटिंग डिसीजन बताया, क्योंकि अब इससे आउटपुट बल्कि ज्यादा निकल रहा है उन वर्कर्स से। तो उन्होंने इसको बेस्ट कॉस्ट कटिंग डिसीजन बताया। तो फोर्डिस्ट इंडस्ट्रियल प्रैक्टिसेस जो थी ना, ये मतलब जो फोर्ड की इंडस्ट्रियल प्रैक्टिसेस थी ये यूएस में फैलने लग गई थी। तो अब इसको देखो यूरोप में भी 1920s में बहुत कॉपी करने लग गए थे। तो मास प्रोडक्शन के कारण ना कॉस्ट भी कम हो जाती थी, और इंजीनियर गुड्स जो होते थे उनके प्राइसेस भी कम हो जाते थे। अब इन वर्कर्स जो है उनकी तो वेजेस हायर हो गई, मतलब बढ़ गई वर्कर्स की वेजेस। तो अब वर्कर्स जो है ना ये कुछ कंज्यूमर गुड्स जैसे कि कार्स, अब इनको भी खरीद सकते हैं। तो कार प्रोडक्शन जो है ना वो यूएस में बहुत ज्यादा बढ़ी है। 1919 में 2 मिलियन थी, और 1929 में कितनी थी, 5 मिलियन। तो इस तरह से कार प्रोडक्शन बहुत बढ़ी है यूएस में। इसी तरह से देखो लोगों में रेफ्रिजरेटर खरीदने की भी उस टाइम पर थोड़ी सी आग होती थी, मतलब ये चीजें चल गई थी ना उस टाइम पर। तो लोग रेफ्रिजरेटर्स, वॉशिंग मशीन्स, रेडियोस, ग्रामोफोन प्लेयर्स, इस तरह के ये सब चीजें बहुत खरीदते थे। ये सब खरीदते थे हायर परचेज सिस्टम के थ्रू, मतलब एक सिस्टम हायर परचेज का मतलब किस तरह से काम करता है वो, लोग क्रेडिट ले लेते हैं फिर इसको मंथली या वीकली इंस्टॉलमेंट्स में पे कर देते हैं। ये होता है हायर परचेज का सिस्टम। तो अब डिमांड्स जो थी वो रेफ्रिजरेटर्स, वॉशिंग मशीन्स, इन सब के लिए भी बहुत ज्यादा बढ़ रही थी। तो इसको साथ ही साथ इस डिमांड को और भी बेनिफिट हुआ, किस तरह से, हाउस कंस्ट्रक्शन में भी उस टाइम पर बूम आ रहा था, हाउस कंस्ट्रक्शन और होम ओनरशिप में। तो अब इनको भी लोग लोन से फाइनेंस करते थे, लोन लेते थे, घर कंस्ट्रक्ट करते थे और अपना घर बना लेते थे। तो ये हाउसिंग और कंज्यूमर बूम जो आया था 1920s के कारण, तो इसके कारण यूएस में बहुत ज्यादा प्रोस्पेरिटी आई थी। काफी इन्वेस्टमेंट्स जो है, बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट हाउसिंग और हाउस होल्ड गुड्स में आने लग गई थी। तो इसके कारण ना ज्यादा एम्प्लॉयमेंट्स भी बनने लग गई थी, ज्यादा इनकम भी आने लग गई थी। अब कंजम्पशन डिमांड भी बढ़ी, इन्वेस्टमेंट भी बढ़ी, तो एम्प्लॉयमेंट और इनकम्स भी बढ़ी। तो 1923 में यूएस ने ना 1923 तक
यूएस ने फिर से कैपिटल मतलब पैसा इत्यादि ये सब एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया था पूरी दुनिया को, और फिर से, और यूएस जो है लार्जेस्ट ओवरसीज लैंडर बन गया था, मतलब पैसे देने वाला बन गया था। यूएस इंपोर्ट्स और कैपिटल एक्सपोर्ट्स, मतलब यूएस जो सामान खरीदता है और साथ ही साथ जो पैसा है, जो कैपिटल वो एक्सपोर्ट करता है, इसके कारण यूरोपियन रिकवरी भी हुई। अब यूरोपियन भी अपना सामान बेच सकते हैं यूएस में, इससे भी पैसा आ रहा है, और साथ ही साथ वो लोन भी ले रहे हैं यूएस से, तो इससे यूरोपियन रिकवरी बढ़ी है, और वर्ल्ड ट्रेड भी रिकवर हो पाई है इसके कारण। तो आगे के 6 इयर्स में ना इनकम ग्रोथ भी इसके कारण ठीक हुई है। तो देखो, लेकिन ये सब ना सही सही चलता नहीं रहा। 1929 तक क्या हुआ, वर्ल्ड एक डिप्रेशन में आ गया था, जो है इतना खराब डिप्रेशन था कि वो इससे पहले कभी महसूस ही नहीं किया था। तो अब द ग्रेट डिप्रेशन, इसके बारे में हम नेक्स्ट पार्ट से पढ़ना शुरू करेंगे। थैंक यू। Hello everyone, this is part 6 of class 10th history chapter 3, the making of a global world, the Great Depression। तो देखो, ग्रेट डिप्रेशन ना लगभग 1929 के अराउंड शुरू हुआ था, और ये लगभग 1930s के मिड तक चला था। तो इस पीरियड में ना वर्ल्ड के काफी जो पार्ट्स है उन्होंने प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट, इनकम्स और ट्रेड में बहुत ज्यादा डिक्लाइन देखा था। तो अलग अलग कंट्रीज के लिए ना एग्जैक्ट टाइमिंग और इम्पैक्ट डिप्रेशन का अलग अलग था, लेकिन जनरली जो एग्रीकल्चरल रीजन्स थे या एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज थी वो बहुत ज्यादा अफेक्टेड थे इससे। ऐसा इसलिए था क्योंकि एग्रीकल्चरल प्राइसेस गिर गए थे, और ये गिरते ही जा रहे थे। इंडस्ट्रियल गुड्स इतने नहीं गिर रहे थे इनका प्राइसेस, जितना एग्रीकल्चरल प्राइसेस गिर रहे थे। तो डिप्रेशन कुछ फैक्टर्स के कारण हुआ था। तो अभी हम देख भी चुके हैं कि वर्ल्ड वॉर के बाद इकोनॉमी कितनी खराब थी। फैक्टर्स देखो, जैसे एक तो एग्रीकल्चरल ओवर प्रोडक्शन हो रहा था। हमने पढ़ा ना पहले भी कि ईस्टर्न यूरोप में फिर से रिवाइव हो गई थी एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चरल ओवर प्रोडक्शन भी एक प्रॉब्लम था, बहुत ज्यादा अनाज का उगना। तो इसके कारण प्राइसेस बहुत ज्यादा, एग्रीकल्चरल प्राइसेस बहुत ज्यादा गिरने लगे थे। अब प्राइसेस गिर रहे थे तो एग्रीकल्चरल इनकम्स भी कम होती जा रही थी। तो फार्मर्स ने क्या कोशिश की, फार्मर्स ने कोशिश की कि वो अपनी प्रोडक्शन को एक्सपेंड करे, तो वो मार्केट में ज्यादा वॉल्यूम बेच पाएंगे, तो उनको ज्यादा इनकम मिलेगी। तो इस कोशिश में ना ये सब करने में मार्केट में भरमार हो गई थी इस तरह के ग्रेन्स की। तो इससे प्राइसेस और ज्यादा कम हो गए, और जो फार्म प्रोड्यूस पड़ा था ना उसके बायर्स तो थे नहीं, तो वो सड़ गया। अब दूसरा रीजन देखो ना, मिड 1920s में काफी कंट्रीज जो है ना उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट को यूएस लोन के थ्रू फाइनेंस किया हुआ था, यूएस लोन्स लिए हुए थे। तो सही टाइम में तो यूएस से लोन लेना तो बहुत आसान था, लेकिन थोड़ा सा भी ट्रबल का टाइम आया तो यूएस के जो ओवरसीज लैंडर्स थे वो घबरा गए। तो 1928 के फर्स्ट हाफ में यूएस के ओवरसीज लोन्स $1 बिलियन से ज्यादा थे, लेकिन एक साल बाद ही इसका क्वार्टर हो गया, मतलब 4 गुना, बाय 4 हो गई ये एक तरह से लोन्स। तो कंट्रीज जो पूरी तरह से यूएस के लोन्स पर डिपेंडेंट थे ना, अब उनको बहुत ज्यादा क्राइसिस फेस करना पड़ा था। तो इस तरह से यूएस लोन्स आने बंद हो गए थे ना, तो इससे वर्ल्ड को बहुत बेकार इंपैक्ट आया इससे वर्ल्ड पे अलग अलग तरीकों में। यूरोप में इसके कारण कई मेजर बैंक्स का फेलियर हो गया था, और करेंसीज जैसे कि ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग ये कोलैप्स कर गई थी। लैटिन अमेरिका या दूसरी जगहों पर इसके कारण एग्रीकल्चरल और रॉ मटेरियल के प्राइसेस और ज्यादा गिरने लगे थे। तो यूएस ने ना अपनी इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की। किस तरह से, उन्होंने ना इंपोर्ट ड्यूटीज को डबल कर दिया। तो इसके कारण ना वर्ल्ड ट्रेड पर बहुत बेकार इंपैक्ट आया, क्योंकि यूएस ने इंपोर्ट ड्यूटीज को डबल कर दिया। तो यूएस जो ना, यूएस एक इंडस्ट्रियल कंट्री है जिसको डिप्रेशन ने इफेक्ट तो किया है। तो प्राइसेस गिर रहे थे, अब डिप्रेशन की भी, मंदी की आशंका थी, तो यूएस बैंक्स जो है ना उन्होंने डोमेस्टिक लैंडिंग मतलब कि पैसे इस तरह से कर्ज पे देना बंद कर दिया था, और जो लोन्स दिए हुए थे उनको भी वापस मांग लिया, कोल्ड बैक लोन्स। तो अब फार्मर्स जो थे, तो फार्म्स जो थे वो अपनी हार्वेस्ट को बेच नहीं पा रहे थे, हाउस होल्ड्स भी खराब हो गए, बिजनेसेस भी कोलैप्स कर गए। अब ये जो इनकम्स गिर रही थी, तो यूएस में जो काफी हाउस होल्ड्स थे, तो उन्होंने कुछ पैसे बोरो किए हुए थे, वो वापस नहीं चुका पा रहे थे, तो इनको भी अपने घर, गाड़ी और या फिर दूसरे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स होते हैं उनको छोड़ना पड़ा था। जो कंज्यूमरिस्ट प्रोस्पेरिटी थी ना 1920s की अमेरिका की, यूएस की, तो ये एकदम से खत्म ही हो गई थी। अब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही थी, तो लोगों को बहुत दूर दूर तक ट्रेवल करना पड़ता था काम की तलाश में या काम के लिए। अल्टीमेटली यूएस बैंकिंग सिस्टम भी कोलैप्स कर गया, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट्स को रिकवर नहीं कर पा रहे थे, लोन्स कलेक्ट नहीं कर पा रहे थे, किसी ने पैसे डिपॉजिट किए हुए हो, डिपॉजिटर्स को वापस पे नहीं कर पा रहे थे, तो हजारों बैंक ही बैंकरप्ट हो गए थे देखो। तो इनको बंद करना पड़ा था। तो ये जो नंबर्स थे ना, ये बहुत ज्यादा थे कि किस नंबर में बंद हो रहे हैं। 1929 से 1932 के बीच में 1,10,000 से ज्यादा कंपनीज, लगभग 1,10,000 कंपनीज कोलैप्स कर गई थी, और 1933 तक 4,000 से ज्यादा बैंक्स क्लोज कर दिए गए थे। तो 1935 तक ना थोड़ी सी इकोनॉमिक रिकवरी तो ठीक ठाक हो ही रही थी इंडस्ट्रियल कंट्रीज में, लेकिन जो ग्रेट डिप्रेशन के इफेक्ट आए थे ना सोसाइटी, पॉलिटिक्स या इंटरनेशनल रिलेशंस पर, ये अभी भी लोगों के मन में डले हुए थे पूरी तरह से।
इंडिया एंड द ग्रेट डिप्रेशन। तो डिप्रेशन का इंडिया पर क्या इफेक्ट रहा है, अब इसके बारे में हम देखेंगे, और इसको हम थोड़ा देखेंगे ना तो हमको समझ आएगा कि किस तरह से ग्लोबल इकोनॉमी जो है ये इंटीग्रेटेड थी अर्ली 20th सेंचुरी में, मतलब जुड़ी हुई सी थी। तो क्राइसिस अगर वर्ल्ड के एक पार्ट्स में फील होते थे तो ये दूसरे पार्ट्स में भी फील होने लगते थे, लाइफ्स को भी अफेक्ट करते थे, इकोनॉमीज और सोसाइटीज को भी पूरी दुनिया में इफेक्ट करते थे। 19th सेंचुरी में हमने देखा कि कॉलोनियल इंडिया जो है ना वो एग्रीकल्चरल गुड्स को तो एक्सपोर्ट करता था, एक्सपोर्टर बन गया था, और मैन्युफैक्चरर्स का इंपोर्टर बन गया था। जो मैन्युफैक्चर होके बनते थे ना उसको इंपोर्ट करता था। तो डिप्रेशन ने इंडियन ट्रेड को भी बहुत ज्यादा इफेक्ट किया है। इंडिया के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों ही 1928 से 1934 तक हाफ हो गए थे। अब इंटरनेशनल प्राइसेस गिर गए तो इंडिया के भी प्राइसेस गिर गए। तो 1928 से 1934 के बीच में ना व्हीट प्राइसेस इंडिया में 50% से गिर गए थे। तो पीजेंट और फार्मर्स जो थे ना इन्होंने बहुत ज्यादा सफर किया है, अर्बन डिवेलपर्स ने इतना नहीं किया जितना पीजेंट और फार्मर्स ने किया है, मतलब शहर के लोगों ने कम सफर किया है। तो एग्रीकल्चरल प्राइसेस जल्दी जल्दी गिर रहे थे। कॉलोनियल गवर्नमेंट ने तो रिवेन्यू डिमांड्स को कम नहीं किया, ये भी एक प्रॉब्लम थी। तो पीजेंट जो वर्ल्ड मार्केट के लिए प्रोड्यूस कर रहे थे ना ये बहुत ज्यादा तंगी में आ गए थे इस डिप्रेशन के कारण। अब जूट प्रोड्यूसर्स का केस देखते हैं हम बंगाल के। ये जूट प्रोड्यूसर्स जो थे ना ये रो जूट को उगाते थे, तो इनको फैक्ट्रीज में प्रोसेस करके इनके गनी बैग्स बन जाते थे, तो इसको एक्सपोर्ट करते थे। लेकिन अब देखो गनी बैग्स मतलब बोरियां, तो अब बोरी का एक्सपोर्ट कोलैप्स कर गया था। तो रो जूट के प्राइसेस भी लगभग 60% से क्रैश कर गए। तो पीजेंट जिन्होंने पैसे बोरो किए थे उन्होंने बोरो क्यों किए थे, उनको उनको ज्यादा इनकम के लिए ज्यादा आउटपुट करना था, ज्यादा जूट उगाना था, तो इसके लिए भी पैसे बोरो किए थे कि सही टाइम में हम ज्यादा बेच देंगे। तो उन्होंने जो बोरो किए हुए थे ना तो अब लेकिन प्राइसेस गिर गए तो वो और ज्यादा डेप्ट में आ गए बल्कि। तो देखो ज्यादा जूट उगाने से ना उन्होंने ज्यादा कैश की इच्छा में जूट उगाए थे, लेकिन कॉस्ट और डेट्स जो जूट उगाने में लगते हैं इसके कारण उनकी सारी इच्छाएं धूमिल हो गई थी, इच्छाएं खत्म हो गई, उनकी सारी इच्छाएं मार देगा जूट इस तरह से। तो वो इस तरह से विलाप भी करते हैं कि जितना भी पैसा हम लगाने वाले हैं ना जूट को उगाने में या फिर फसल को उगाने में, घर पे बैठा ट्रेडर सिर्फ 5 रुपए मन के हिसाब से ले जाएगा। तो इस तरह से भी जूट प्रोड्यूसर्स को बहुत नुकसान होएगा। पूरे इंडिया में पीजेंट्स की जो इनडेप्टेडनेस थी, मतलब पीजेंट्स का कर्जा बढ़ता गया था, तो उन्होंने अपनी सेविंग्स को यूज किया या फिर जमीन को गिरवी रखा, या उनके पास जो भी ज्वेलरी थी उसको बेच दिया, प्रीशियस मेटल्स को बेच दिया ताकि वो अपना खर्चा पूरा कर सके। तो डिप्रेशन के ईयर्स में ना इंडिया प्रीशियस मेटल्स का एक्सपोर्टर बन गया था, गोल्ड का ज्यादातर एक्सपोर्ट करते थे। तो फेमस इकोनॉमिस्ट हुए हैं जॉन मैनर्ड केनिस। तो इन्होंने कहा इनको लगा इनका कहना है कि इंडिया का जो गोल्ड एक्सपोर्ट था ना इसके कारण ग्लोबल इकोनॉमिक रिकवरी सही से हो पाई है। तो बल्कि जो इंडिया का गोल्ड एक्सपोर्ट था इसके कारण ब्रिटेन की रिकवरी में काफी हेल्प मिली है, लेकिन इंडियन पीजेंट को ज्यादा हेल्प नहीं मिली। ये ऐसा टाइम था जब रूरल इंडिया ना अशांत था। तो इसी टाइम पर महात्मा गांधी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी, जब डिप्रेशन बहुत ज्यादा था 1931 में, तभी लॉन्च कर दिया था। तो ये डिप्रेशन ना अर्बन इंडिया के लिए इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं था जितना रूरल इंडिया के लिए था, क्योंकि प्राइसेस गिर रहे थे। अर्बन इंडिया में जो लोग सपोज रहते हो तो वो शहर में रहने वाले लैंड ओनर्स हो तो उनको भी फिक्स्ड रेंट आ जाता है, या फिर मिडिल क्लास सैलरीड पर्सन हो तो उनको भी टाइम पे सैलरी आ जाती है। तो उनको इतना नुकसान नहीं हुआ इनसे, बल्कि कुछ कुछ केस में ना उनको फायदा हुआ है, क्योंकि डिप्रेशन का टाइम था तो चीजें सस्ती हो गई थी। लेकिन उनके पास तो जो इनकम है वो आ रही है, तो उनको एक तरह से थोड़ा सा इतना नुकसान नहीं हुआ, कुछ ना कुछ फायदा भी हुआ ही है। तो इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट जो थी उस टाइम पर वो भी बढ़ी है, क्योंकि गवर्नमेंट ने ना टैरिफ प्रोटेक्शन दे दिया था अपनी इंडिया के इंडस्ट्रीज को। टैरिफ प्रोटेक्शन मतलब कि बाहर की जो अब आएंगी ना कंपनीज उन पे ज्यादा टैरिफ लगेगा, तो इसलिए इंडिया की इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बढ़ी है, क्योंकि ये नेशनलिस्ट ओपिनियन था कि हमारी इंडस्ट्रीज को बचाया जाए। तो इसी के साथ हम चैप्टर का ये वाला पार्ट खत्म करते हैं। थैंक यू। Hello everyone, this is part 7 of class 10th NCERT History Chapter 3, The Making of a Global World, Rebuilding a War Economy, the Post-War Era। तो देखो सेकेंड वर्ल्ड वॉर ना लगभग 2 डिकेड्स के बाद ही हो गई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, और इसको लड़ा गया था एक्सिस पावर्स और अलाइज के बीच में। एक्सिस पावर्स कौन थी? नाजी जर्मनी, जापान और इटली। और अलाइज में कौन आ जाता है? ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत यूनियन और यूएस। और ये वॉर ना लगभग 6 साल के लिए कई फ्रंट्स पे लड़ी गई थी। कई जगहों पर ये लैंड में, कई सी पे, तो कभी एयर में लड़ी जाती थी, और इसमें ना डेथ्स बहुत ज्यादा थी। डेथ और डिस्ट्रक्शन लगभग 60 मिलियन लोग, या कह सकते हो 1939 में जो वर्ल्ड था ना उस वर्ल्ड की पॉपुलेशन का 3% माना जाता है कि किल्ड, मारा गया था इस वॉर में, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी तरह से वॉर के कारण ही मारा गया था। और मिलियंस, कई लोग मतलब इंजर्ड भी थे। और पहले की वॉर्स क्या होती थी, मतलब वर्ल्ड वॉर टू वन के पहले के टाइम में जो वॉर होती थी तो इसमें सैनिक लड़ते थे वो मरते थे। तो लेकिन इस वॉर में ना बैटल फील्ड्स के बाहर भी बहुत बहुत मौतें हुई है। जैसे कि
कई सिविलियंस, सोल्जर से ज्यादा तो सिविलियंस मरे हैं वॉर रिलेटेड कॉजेस में ही। यूरोप और एशिया के कई पार्ट्स तो तबाही हो गए थे, और कई सिटीज जो है उन पर एरियल बम्बार्डमेंट मतलब हवा से ही बमबारी की गई थी, या फिर तोपों से अटैक भी बहुत हुए थे। और इस वॉर के कारण ना काफी इकोनॉमिक डिवास्टेशन मतलब आर्थिक स्थिति में बिगाड़ हुआ था, और सोशल डिसरप्शन काफी ज्यादा हुआ था, सामाजिक स्थिति भी खराब हुई थी। और रिकंस्ट्रक्शन इसके वॉर के बाद मतलब जो नुकसान हुआ उस सब की रिकंस्ट्रक्शन सब कुछ सही करने में काफी समय लग गया था। और जो दो पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन हुई ना, उस पे दो चीजों का बड़ा इन्फ्लुएंस था। सबसे पहले कि ना यूएस जो था वो एक डोमिनेंट मतलब प्रभावशाली इकोनॉमिक पॉलिटिकल और मिलिट्री पावर बन के उभरा था वेस्टर्न वर्ल्ड में। और सेकंड था कि सोवियत यूनियन का डोमिनेंस, सेकंड रीजन था सोवियत यूनियन का डोमिनेंस। और साथ ही साथ देखो सोवियत यूनियन ने ना नाजी जर्मनी को डिफीट करने के लिए काफी सारे सेक्रीफाइसेस भी किए हैं, और खुद को एक बैकवर्ड एग्रीकल्चरल कंट्री से लेकर वर्ल्ड की जो एक वर्ल्ड पावर बनाया है इन सभी इस टाइम में जब कैपिटलिस्ट वर्ल्ड ना ग्रेट डिप्रेशन में ट्रैप था, तब अपने आप को एक वर्ल्ड पावर बनाया था सोवियत ने। इसका भी एक अच्छा इन्फ्लुएंस आता है इस रिकंस्ट्रक्शन पे। पोस्ट वॉर सेटलमेंट्स एंड द ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस। तो देखो इकोनॉमिस्ट के पॉलिटिशियंस ने ना इन्होंने दो रीजंस जाने मतलब दो लेसन्स लिए इस ये जो वॉर हो रही थी ना इसके टाइम के इकोनॉमिक एक्सपीरियंसेस से। सबसे पहला, अगर एक इंडस्ट्रियल सोसाइटी है तो अगर वो मास प्रोडक्शन पे बेस्ड है ना, तो वो सस्टेन तब तक नहीं करेगी जब उधर मास कंजम्पशन नहीं होगा। मतलब कि प्रोडक्शन भी होना चाहिए, कंजम्पशन भी होना चाहिए, लेकिन अगर मास कंजम्पशन को इंश्योर करना है तो इसके लिए ना हाई और स्टेबल इनकम्स की मतलब सही से इनकम्स की जरूरत है। और इनकम स्टेबल तभी होगी जब एम्प्लॉयमेंट स्टेबल होगी। इनकम स्टेबल नहीं हो सकती जब तक एम्प्लॉयमेंट अनस्टेबल है। तो इसीलिए स्टेबल इनकम के लिए एक अच्छी एम्प्लॉयमेंट भी चाहिए। लेकिन मार्केट्स ना सिर्फ मार्केट जो है वो एम्प्लॉयमेंट गारंटी नहीं कर सकती मार्केट्स, इसीलिए गवर्नमेंट को ना इंटरवीन करना पड़ेगा ताकि जो प्राइसेस में भी, आउटपुट में भी या फिर एम्प्लॉयमेंट में भी फ्लक्चुएशंस आती है ना उसको मिनिमाइज कर सके। तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है ना वो तभी आ सकती है जब गवर्नमेंट इंटरवीन करने लगे। और देखो एक कंट्री के जो दूसरा लेसन क्या था कि जो एक कंट्री है ना उसके इकोनॉमिक लिंक क्या होते रहते हैं बाहर की दुनिया के साथ, उसके इकोनॉमिक लिंक का भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। अगर पूरी तरह से एम्प्लॉयमेंट बनानी है तो इसका मतलब अगर ये गोल है तो इसको तभी अचीव कर सकते हैं अगर गवर्नमेंट के पास पावर होगी कि वो गुड्स, कैपिटल और लेबर इन तीनों चीजों के फ्लो को कंट्रोल कर सके। तो इसीलिए ब्रीफ में कह सकते हैं कि पोस्ट वॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम था ना उसका मेन एम ये था कि उसको इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को प्रिजर्व करना है, ये एक तरह से लानी है, और इंडस्ट्रियल वर्ल्ड को पूरी तरह से एम्प्लॉयमेंट देनी है। तो इस सब के लिए क्या फ्रेमवर्क रहेगा, कैसे किया जाएगा, इस सब को ना एग्री किया गया था इस जगह में। इसमें देखो इस सब को एग्री किया गया था यूनाइटेड नेशंस मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस, और ये हुई थी जुलाई 1944 में ब्रेटन वुड्स में, ब्रेटन वुड्स पे हुई थी। और ये ब्रेटन वुड्स कहाँ है? न्यू हेम्सफायर यूएसए, न्यू हेम्सफायर यूएसए में। तो जो ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस थी ना इसने क्या इस्टेब्लिश किया, इसने इस्टेब्लिश किया इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ, ताकि जो एक्सटर्नल सरप्लस हो किसी कंट्री का या फिर डेफिसिट हो जो इनके मेंबर नेशंस है ना उसके साथ डील कर सके। तो इंटरनेशनल बैंक जो था, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इसी को वर्ल्ड बैंक भी कहा जाता है, इसको भी जो रिकंस्ट्रक्शन होती है ना उसको फाइनेंस करने के लिए सेटअप किया गया था। उसमें जो भी खर्चा आएगा उसमें हेल्प लेने के लिए वर्ल्ड बैंक को सेटअप किया गया था। तो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक इन दोनों को ही ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस भी कहते हैं, और कभी कभी ब्रेटन वुड्स ट्विंस भी कहते हैं। तो जो पोस्ट वॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम था ना उसको ब्रेटन वुड्स सिस्टम भी कह देते हैं। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जो था ना इन्होंने अपने फाइनेंशियल ऑपरेशंस मतलब कि जो भी आर्थिक काम करते थे ना वो 1947 से स्टार्ट किए थे। और इन जो इंस्टीट्यूशंस में ना डिसीजन मेकिंग जो थी उसको वेस्टर्न इंडस्ट्रियल पावर्स ही कंट्रोल करती थी। तो यूएस के पास तो बल्कि एक अच्छा सा वीटो का भी राइट था। जो आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक के डिसीजंस होते हैं ना उनके ऊपर यूएस के पास वीटो का भी अधिकार था। इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम जो है ना वो एक ऐसा सिस्टम है जो कि नेशनल करेंसीज और मॉनेटरी सिस्टम को लिंक कर देता है। तो जो ब्रेटन वुड्स सिस्टम है ना वो एक फिक्स्ड एक्सचेंज रेट्स पर बेस्ड है। इस सिस्टम में नेशनल करेंसीज जैसे कि आपको एग्जांपल के लिए बता रहे हैं इंडियन रुपी, इसको ना डॉलर के एक फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के हिसाब से आंका जाता है। और डॉलर खुद भी मतलब गोल्ड के हिसाब से आंका जाता है, जिस तरह के $35 पर आउंस ऑफ गोल्ड, इस तरह से ना गोल्ड को भी गोल्ड के हिसाब से डॉलर को देखा जाता है कि $35 में गोल्ड की 1 आउंस आएगी। और इंडियन रुपी को फिर इसी तरह से गोल्ड के हिसाब से आंक लिया जाता है। तो ये फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम हो जाता है इसमें। द अर्ली पोस्ट वॉर ईयर्स,
जो ये ब्रेटन वुड्स सिस्टम था ना, इसके कारण जो वेस्टर्न इंडस्ट्रियल नेशंस हो गई या फिर जापान हो गए ना, इनमें ट्रेड की और इनकम की, मतलब इनके लिए ये बहुत अच्छा साबित हुआ था। वर्ल्ड ट्रेड जो है ना वो एनुअली 8% से बढ़ रहा था 1950 से 1970 के बीच में, और इनकम भी है वो 5% से बढ़ रहा था। और ग्रोथ भी इस टाइम पर स्टेबल ही थी, कोई ज्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं आ रही थी। और इस टाइम पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो होता है ना, वो भी लगभग एवरेज माना जाता है कि 5% से कम ही है काफी इंडस्ट्रियल कंट्रीज में। तो ये जो डिकेड्स थी ना, इसमें इन डिकेड्स में टेक्नोलॉजी और उद्यम का, एंटरप्राइज का बहुत ज्यादा वर्ल्ड वाइड स्प्रेड भी देखा जाता है। लेकिन जो देखो डेवलपिंग कंट्रीज थे, वो भी एडवांस्ड इंडस्ट्रियल कंट्रीज जैसे कि ये वेस्ट वाले हो गए, इनके साथ कैच करना चाहते थे, इनकी स्पीड से चलना चाहते थे। तो इसीलिए इन्होंने भी अपना काफी हिस्सा कैपिटल का इंडस्ट्रियल प्लांट्स को या फिर इक्विपमेंट्स को इंपोर्ट करने में लगाया, ताकि इनके पास भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ सके। डीकोलोनाइजेशन एंड इंडिपेंडेंस। तो देखो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुई ना, तो वर्ल्ड के काफी पार्ट्स जो थे ना वो अभी भी यूरोपियन कॉलोनियल रूल के अंडर ही थे। तो लगभग उसके बाद की वर्ल्ड वॉर के बाद की 2 डिकेड्स के बाद तक ना, एशिया और अफ्रीका में कई कॉलोनीज जो थी वो फ्री हो गई थी। जैसे इंडिया भी फ्री हुआ था ना, इसी तरह से फ्री हो गई थी, इंडिपेंडेंट नेशंस बन गए थे। तो वो भी देखो, वो इंडिपेंडेंट तो हो गए थे, लेकिन उनके पास ना गरीबी की, मतलब ओवर बर्डन था, बर्डन बहुत था गरीबी का, और रिसोर्सेस उनके पास कम थी। और उनकी इकोनॉमीज और सोसाइटीज थी वो कॉलोनियल रूल के कारण बहुत ज्यादा ध्वस्त हो चुकी थी, खराब हो चुकी थी। तो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जो है ना, वो तो इस हिसाब से बना था कि जो ये इंडस्ट्रियल कंट्रीज है, इनकी क्या फाइनेंशियल नीड्स है उनको पूरा कर सके, उनके हिसाब से काम कर सके। इस हिसाब से नहीं था वर्ल्ड, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक इस हिसाब से नहीं बनाया गया था कि ये जो पॉवर्टी और या डेवलपमेंट नहीं हो रही पहले की कॉलोनीज में, जो यूरोप वालों की पहले की कॉलोनीज थी ना, उनसे उनकी हेल्प कर सके, इस हिसाब से बना ही नहीं था। लेकिन देखो यूरोप और जापान, इन्होंने अपनी जो इकोनॉमी है ना वो जल्दी जल्दी बिल्ड कर दी, अच्छी बना ली थी इन्होंने अपनी इकोनॉमी। तो वो ना अब कम डिपेंडेंट हो गए थे आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के ऊपर। तो इसीलिए 1950s के बाद से ही ना ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस जो थे, मतलब ये आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, इन्होंने अपनी अटेंशन डेवलपिंग कंट्रीज की तरफ लगा दी थी ज्यादा। और कॉलोनीज की तरह देखो जो काफी जो लेस डेवलप्ड रीजन्स थे ना वर्ल्ड के, वो पहले ना वेस्टर्न कॉलोनीज की तरह, वेस्टर्न एम्पायर्स की कॉलोनीज की तरह ही रहते थे। अब देखो एक जब न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज बनेंगे, तो उनके उनके पास क्या इश्यूज होंगे कि उनको अपनी पॉपुलेशंस को पॉवर्टी से निकालना है। तो वो सब ना, इस सब के कारण, क्योंकि जापान और यूरोप ने अपनी इकोनॉमीज बिल्ड कर ली थी, तो अब आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक फ्री है ना, तो वो भी इंटरनेशनल एजेंसीज की गाइडेंस में आ गए। और लेकिन इनको डोमिनेट कौन कर रहा है? इनको डोमिनेट अभी भी कॉलोनियल पावर्स ही कर रही है, इन एजेंसीज को। तो डीकोलोनाइजेशन के कई सालों के बाद भी, मतलब कि जब कॉलोनीज इस तरह से हट गई ना, यूरोप का कंट्रोल हट गया, तो ये डीकोलोनाइजेशन के कई सालों बाद भी जो पहले कॉलोनियल पावर्स होती थी ना, वही अभी भी जो वाइटल रिसोर्सेस हो जाती है, जैसे कि मिनरल्स हो गए, लैंड हो गए, वो उनकी पहले की कॉलोनीज में कंट्रोल कर रही थी, जो उन्होंने पहले कब्जाए हुए थे ना एरियाज, उधर भी कॉलोनियल रूल हटने के बाद भी इन रिसोर्सेस को कंट्रोल कर रही थी, इसीलिए से। तो जैसे लार्ज कॉर्पोरेशंस लगा लो पावरफुल कंट्रीज की, जैसे कि यूएस का एग्जांपल ले लो। तो यूएस ने अक्सर ना जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनका शोषण किया है। किस तरह से? वो हमेशा ना एक राइट अपने लिए सिक्योर कर लेता था कि वो उनकी डेवलपिंग कंट्रीज की नेचुरल रिसोर्सेज जो है ना उनको सस्ते में ले लेगा। तो इस तरह से कंट्रोल जमा लेते थे वेस्ट वाले। तो इसी टाइम पर जो डेवलपिंग कंट्रीज थे ना, उनको जो वेस्टर्न इकोनॉमीज ग्रोथ ले रहे थे उसका कोई बेनिफिट ही नहीं मिल रहा था। 1950s में और 1960s में वेस्टर्न कंट्रीज तो बहुत ग्रो कर रहे थे, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज को उसका क्या बेनिफिट मिलेगा? इसीलिए उन्होंने खुद को जी ग्रुप ऑफ 77 G77 इस तरह के ग्रुप्स में अरेंज करना शुरू कर दिया, ताकि वो एक न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर NIEO इसको डिमांड कर सके। न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर से उनका मतलब था कि वो ना, उनके पास अपनी नेचुरल रिसोर्सेज का पूरा कंट्रोल हो, उनके पास ही कंट्रोल हो। इस तरह से नहीं कि वेस्ट वाले आगे, या फिर मतलब जो इंडस्ट्रियल कंट्रीज हो गई ये इनका शोषण करने लगे, और डेवलपमेंट में उनको असिस्टेंस मिले, जो रॉ मटेरियल है उनका अच्छा सा प्राइस मिले, और जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स है डेवलपिंग कंट्री की मार्केट्स के, उनका ज्यादा एक्सेस अच्छे से मिल पाए। ये इसका मतलब बैठ रहा था उनके हिसाब से। एंड ऑफ ब्रेटन वुड्स एंड द बिगिनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो देखो स्टेबल और रैपिड ग्रोथ तो हो रही थी, लेकिन जो पोस्ट वॉर, सब कुछ सही नहीं था पोस्ट वॉर वर्ल्ड में, मतलब वॉर के बाद के वर्ल्ड में ना सब कुछ सही नहीं था। 1960s से ही यूएस, देखो यूएस ना थोड़ा वीक पड़ गया था, क्योंकि उसकी ओवरसीज इन्वॉल्वमेंट्स इतनी ज्यादा थी
कि उसका खर्चा बहुत हो रहा था, तो वो अपने फाइनेंसिस में भी वीक पड़ गया था और उसकी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ भी घट रही थी। तो यूएस डॉलर जो है ना, अब उसको एक तरह से प्रिंसिपल करेंसीज की तरह स्वीकृति नहीं मिल रही थी। अब वो हमने पढ़ा अभी किस तरह से $35 पर आउंस ऑफ गोल्ड इस तरह से नापा जाता था ना, अब वो अपना गोल्ड के साथ रिलेशन मेंटेन नहीं कर पा रहा। तो इसके कारण ना फिक्स्ड एक्सचेंज रेट्स का जो ये सिस्टम था वो कोलैप्स कर गया और इंट्रोडक्शन हुई नई सिस्टम की, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट्स। अब ये क्या होते हैं देखो, एक्सचेंज रेट क्या होता है? एक्सचेंज रेट होता है जो ये ना नेशनल करेंसीज को इंटरनेशनल ट्रेड के पर्पज से लिंक कर देते हैं। और दो तरह के एक्सचेंज रेट होते हैं मेनली, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में क्या होता है, वैसे तो हम पढ़ के आए, फिर से पढ़ो। जब एक्सचेंज रेट्स को फिक्स कर दिया जाता है और गवर्नमेंट्स ना इंटरवीन करती है ताकि एक्सचेंज रेट्स मूव ना करे, इस तरह से मूवमेंट्स को बचाने के लिए गवर्नमेंट इसमें इंटरवीन करती है। लेकिन फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या है, इसमें ना रेट्स जो होते हैं वो फ्लक्चुएट करते हैं कि करेंसी की क्या डिमांड या सप्लाई है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, उसके बेसिस पर फ्लक्चुएट करते हैं और गवर्नमेंट का ज्यादा इंटरवेंशन इसमें नहीं होता। मिड 1970s से ही ना इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम था ना, वो काफी तरीकों से चेंज हुआ है। पहले जो डेवलपिंग कंट्रीज होते थे वो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस की तरफ जाते थे लोन्स के लिए या फिर डेवलपमेंट असिस्टेंस के लिए। लेकिन अब ना उनको फोर्स किया गया कि वो वेस्टर्न कमर्शियल बैंक्स, मतलब जो वेस्ट के कमर्शियल बैंक्स है उनसे लोन ले, या फिर प्राइवेट लैंडिंग इंस्टीट्यूशन से ही कर्जा ले। अब उनको इस तरह से फोर्स किया गया, तो इसके कारण ना जो डेवलपिंग वर्ल्ड था वो बार बार कर्जे में फंस जाता था। तो इनकम्स कम ही रही और पॉवर्टी बढ़ गई कई पार्ट्स में, स्पेशली अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में। तो इंडस्ट्रियल वर्ल्ड जो है ना उसमें भी अनएम्प्लॉयमेंट आ गई थी, वो उसको भी अनएम्प्लॉयमेंट से जूझना पड़ा था मिड 1970s में। और ये ना अर्ली 1990s तक हाई रही थी अनएम्प्लॉयमेंट। 1970s से ही एमएनसीज जो है ना उन्होंने अपनी प्रोडक्शन ऑपरेशंस जो है ना उनको लो वेज, मतलब जहाँ पे कम दिहाड़ी में लोग मिल जाते हैं ना, तो इस तरह के लो वेज एशियन कंट्रीज में शिफ्ट कर दिया था, जैसे चाइना हो गया। तो चाइना जो है ना, चाइना वर्ल्ड वॉर के बाद की जो इकोनॉमी थी ना, पोस्ट वर्ल्ड वॉर इकोनॉमी, इससे कट हो रखा था। क्योंकि जो चाइना में रेवोल्यूशन हुई थी ना 1949 में, उसके कारण से कट हो रखा था। लेकिन जो नई इकोनॉमिक पॉलिसीज थी चाइना की, और साथ ही साथ देखो सोवियत यूनियन का जो कोलैप्स हुआ और जो सोवियत स्टाइल कम्युनिज्म चलता था ईस्टर्न यूरोप में, इन सब कारणों के कारण ना अ, इन सभी के कारण कई कंट्रीज वर्ल्ड इकोनॉमी में वापस आ गए थे, जैसे कि चाइना भी वापस आ गया था। तो वेजेस जो है ना चाइना जैसे देशों में लो होती है, मतलब वहां पे जो वर्कर होते हैं उनको कम पैसे मिलते हैं। तो इन कंट्रीज में लो वेजेस के कारण इधर इन्वेस्टमेंट आने लग गई थी फॉरेन एमएनसीज की, ताकि वो उन ज्यादा से ज्यादा वर्ल्ड मार्केट को कैप्चर कर सके। फॉरेन जो एमएनसी होती है उसका यही सपना होता है कि वो ज्यादा से ज्यादा सेल करे, ज्यादा से ज्यादा वर्ल्ड इकोनॉमी को कैप्चर कर सके। तो इसीलिए वो चाइना में शिफ्ट होने लग गए थे। अभी भी हम देखते हैं कैसे टीवी होता है, मोबाइल फोन हो गया या फिर टॉयज हो गए, जो भी हम शॉप में देखते हैं ज्यादातर चाइना में ही बना होता है। वो इसका कारण यही है कि लो कॉस्ट स्ट्रक्चर होता है चाइनीज इकोनॉमी का, और इसमें लो वेजेस मिल जाती है, लो वेजेस पे लोग मिल जाते हैं काम करने के लिए। तो ये जो इंडस्ट्री की रीलोकेशन हुई, मतलब जो जगह बदली ना, लो वेज कंट्रीज की तरफ गई, इसके कारण फिर से वर्ल्ड वर्ल्ड ट्रेड और कैपिटल फ्लोज जो है वो स्टिमुलेट हुए। और आखिरी की 2 दशकों में, लास्ट 2 डिकेड्स में ना वर्ल्ड वर्ल्ड की इकोनॉमिक ज्योग्राफी जो है वो ट्रांसफॉर्म हो गई है, क्योंकि कंट्रीज जैसे कि इंडिया, चाइना या ब्राजील हो गए, इनमें बहुत ज्यादा रैपिड इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। तो इसी के साथ ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया है। थैंक यू।